नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश चिलक स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वर्तमान में होने वाली टीचर भर्ती एग्जाम है, उसमें 30 अंक के लिए है। 30 अंक बहुत ही बड़ा वेटेज होता है एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे में इस विषय से जुड़े हर टॉपिक का एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगा। इस कड़ी में जो वर्तमान में कंपटीशन एकेडमी में शिक्षक भर्ती के लिए जो बैचेस चल रहे हैं, उसमें जो हम प्रैक्टिस क्लास में हर टॉपिक की बात कराते हैं, उसी से रिलेटेड एक टेस्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है क्या है, बाल विकास। सब्जेक्ट नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें हम बाल विकास से जुड़े जो अवस्थाएं होती हैं और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को आज यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से पिछले वर्षों में जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, टेट एग्जाम हुआ है, बीएड डीएड एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरह सवाल पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे समावेश यहाँ पर किया गया है। तो ये आगामी जो परीक्षाएं होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। आप इसको प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें आप यहाँ पर पहला जो सवाल यहाँ पर टेस्ट में ले रहे हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक नाम है क्या, हरलॉक। प्रोफेसर हरलॉक ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं में इन्होंने बांटते हैं, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं हैं, 9 अवस्था और आपका 11 अवस्था। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जब तथ्यात्मक प्रश्न होगा तो उन तथ्यों के संबंध में आपको सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा आपको नॉलेज होगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा आंसर आपका गलत होने चांस काफी ज्यादा होगा। तो इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न जो आंसर होगा वो है 11 अवस्थाएं, यानी कि डी आपको आंसर लेना है कि हरलॉक ने कुल 11 अवस्थाओं में यहाँ पर बांटते हैं। तो पहला सवाल का आंसर हो जाएगा डी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल है, तो बाल विकास में वंशानुक्रम भी शामिल होता है, आपका पोषण यानी कि भोजन की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो इन सभी का योगदान होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका आंसर यहाँ पर होगा। क्योंकि वंशानुक्रम मतलब कि माता पिता के गुणों को लेकर, लक्षणों को लेकर बच्चे का जन्म होता है। तो माता पिता में जो क्या होगा, अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो वो लक्षण किसमें आएगा, बच्चे में आएगा। तो ये वंशानुक्रमण भी बाल विकास प्रभावित करता है। बच्चा बड़ा होता है तो उसका शरीर, उस मानसिक स्थिति, उस शारीरिक स्थिति को प्रभावित यहाँ पर करता है। फिर पोषण, अब खाना ही नहीं खाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सीधे बात बच्चा पूर्णतः अच्छे से उसका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। और अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब बॉडी, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इनका प्रॉपर एक समय पे रिसाव होता है, स्त्राव होता है, तो बॉडी बहुत सारी चीजें यहाँ डेवलप होते हैं। अगर उनका बहुत ज्यादा या बहुत कम होने से इसका भी बाल विकास से प्रभाव पड़ता है, इसलिए तीनों ही इसका आंसर होगा, इसलिए डी इसका आंसर होगा। फिर तीसरा सवाल पूछा गया था, बाल विकास प्रभावित करने वाले कारक में शामिल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो शामिल नहीं है, तो भाई यौन होता है, डेफिनेटली होगा। जो है परिवार होता है बाल विकास में, भाई बालक का परवरिश परिवार से होगा, ठीक है, डेफिनेटली। इन्वायरमेंट बिल्कुल होता है, यौन भी होता है। गर्भावस्था के पूर्व धार्मिक स्थिति यहाँ पे लिखा गया, ध्यान रखना, मतलब महिला गर्भवती हुई नहीं थी उससे पहले धार्मिक स्थिति का ऑप्शन दिए गए, तो यही आपका शामिल नहीं होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है। तो आपको याद रखना इस प्रश्न का आंसर होगा नहीं, मुशाहिद ए यहाँ पर शामिल नहीं होगा। फिर प्रतिगमन का सिद्धांत एक आपका सवाल पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, आता है सवाल, महत्वपूर्ण है। इसको थ्योरी ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो उच्च उच्च बौद्धिक क्षमता के, कौन से उच्च बौद्धिक क्षमता के जो माता पिता हैं, उनके बच्चा भी उच्च बौद्धिक क्षमता हो जरूरी नहीं है, मंद बुद्धि का भी हो सकता है। तो इसी पर आधारित सवाल है था। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिग्रेशन में हम जब बात करते हैं तो आपको आंसर देखिए, यहाँ पर जो है उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता के संतान भी उच्च बौद्धिक क्षमता होता है, तो भाई ये इनकम्प्लीट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता संतान भी मंद बुद्धि हो सकता है, डेफिनेटली आंसर आपका बी होगा। बाकी में बहुत ज्यादा क्या है, अत्यधिक लिख दिया इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर उच्च लिख इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर मंद बुद्धि का हो सकता है, यहाँ पर संभावना बताया गया है, इसलिए आंसर इसका होगा बी होगा। फिर वयः संधि, पबर्टी पीरियड, स्टेज,
पबर्टी पीरियड की बात की, स्टेज की बात किया गया है। तो हरलॉग ने जो 11 अवस्थाओं में बाल विकास को बांटते हैं, उनमें से जो छठा अवस्था होता है उसको हम बोलते हैं वयसंधि अवस्था। इस अवस्था में 12 से 14 वर्ष के जो बच्चों का आयु होता है, बालक बालिकाओं का आयु होता है, उसको यहाँ पर शामिल यहाँ पर करते हैं। तो पबर्टी स्टेज कहलाता है आपका 12 से 14। तो 20 का आंसर होगा, ध्यान रखना। और इस अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है, संक्षिप्त समय के लिए होता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शारीरिक अंगों में परिपक्वता आ जाती है और देखने से स्पष्ट हमको समझ में आ जाता है कि देखने से लड़का है कि लड़की है। ठीक, दोनों पूछा जाएगा कि दोनों में पहले बालक में जब पहले होता है ये विकास, शारीरिक अंगों विकास, या आपके कह सकते हैं बालिकाओं में, तो पहले आपको बालिकाओं में लेना है जो कि 11 से 13 वर्ष में होता है, और बालक की हम बात करते हैं तो 12 से 13 वर्ष में। क्लियर है? सवाल यहां से आता है, याद रखना है। फिर अगला जो सवाल पूछा गया था, सत्य नहीं असत्य कर लीजिए इसको, है सवाल यहाँ पे क्या था, असत्य है ये। तो असत्य कथन है, ये सवाल यहाँ पूछा गया। तो इस सवाल का आंसर देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, जो कि अमेरिका से आते हैं, डेफिनेटली सही है। सवाल क्या, असत्य है। मनोविज्ञान के जनक विल्हेम उंट है, डेफिनेटली सही है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, आपको देखिए यहाँ डी को देखो पहले, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है ये वाला भी। तो 3 सही है, डेफिनेटली क्या होगा, आंसर सी होगा, गलत होगा। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। इनको एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, तो यहाँ पर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो है केवल शिक्षा मनोविज्ञान जनक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विल्हेम उंट ही है। तो विल्हेम उंट यहाँ पर जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है, ये मनोविज्ञान का भी जनक है, आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक भी विल्हेम उंट है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक केवल और केवल किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। तो इस सवाल का आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर है गर्भावस्था कहलाती है। एक सवाल पूछा गया यहाँ पर, ध्यान रखना है कौन सा सवाल, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आते हैं। यहाँ पूछा गया है आपका गर्भावस्था कहलाती है, तो कौन से एज को हम गर्भावस्था हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला दिया है गर्भधारण से लेकर 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक नहीं आएगा क्योंकि बच्चे 9 महीने में होता है, ठीक है, मोटा हम 9 महीना लेते हैं, ध्यान रखना। 12 एक साल कितना 12 महीना हो जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर बी क्या है, गर्भधारण से 8 माह इनकम्प्लीट है, नहीं होगा। गर्भधारण से 35 सप्ताह नहीं होगा। अगर 40 सप्ताह ऑप्शन लेना था, डी आएगा गर्भधारण से लेके 280 दिन, क्योंकि 280 दिन लगभग 9 महीना यहाँ पर या 40 सप्ताह यहाँ पर होता है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर सवाल फिर से रिपीट किया गया है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल होता है। तो डिसीज भी होता है, बच्चे का अगर शुरुआत में रोग हो गया, प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिला, रोग हो गया, तो उस पूर्णतः उसका विकास नहीं होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। भोजन प्रभावित करता है, रोग प्रभावित करता है, परिवार डेफिनेटली। तो यहाँ पर सवाल का आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहां पर आया है सवाल है, थायराइड ग्रंथि के स्त्राव से कौन से मानव लक्षण प्रतीत होता है बॉडी में, ठीक है। तो भाई थायराइड ग्रंथि से ध्यान रखना, आपके हड्डी और दांत, ये दोनों हड्डी और जब दांत की हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या है, आपको पैराथायराइड ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए पैराथायराइड है। और थायराइड के लिए पुरुषत्व के लक्षण, जैसे कि पुरुषत्व क्या, मूछें आना है, दाढ़ी आना है, ये थायराइड ग्रंथि के स्त्राव से, बॉडी में स्त्राव से ये विकसित यहाँ पर होता है। तो आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। ये सारे क्लासरूम के प्रैक्टिस के सवाल हैं, और साथ साथ इनमें से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो आप जो भी बुक लिए होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे, उसमें टिक लगा लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉम्पिटिशन एकेडमी से जुड़ते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं बैच जो है, तो बिल्कुल आप आकर विजिट कर सकते हैं, क्लासेस का डेमो भी देख सकते हैं, कैसे क्लासेस चल रहा है, और जो भी सकारात्मक आपके सुझाव होगा वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर सवाल है, एकेडमिक उत्कृष्टता की मांग के लिए आज जो क्या है, एकेडमिक में आपके परफॉर्मेंस को, काफी बच्चों के परफॉर्मेंस को, ठीक है, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, मांग के दौर में विद्यालयों में खेलकूद को शामिल करते हैं, ताकि एकेडमिक के साथ साथ बच्चे क्या है, समन्वित विकास हो सके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। तो अगर हम खेल को शामिल करते हैं एकेडमिक में, शिक्षा जगत में, तो उसका क्या फायदा होगा, क्या उससे बेहतर होगा स्कूल में, ये पूछा गया है, बच्चों में क्या फायदा होगा। तो क्या पहला ऑप्शन दिया गया है, समय की बर्बादी। तो जब क्वेश्चन हमारा सकारात्मक है तो आंसर तो नकारात्मक नहीं लेना जी, तो ये तो नहीं आएगा। अकादमिक कार्यों में बहुत सा समय लेगा, तो ये भी अधूरा बात करता है, आंसर नहीं होगा। फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन चौथा देखते हैं, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो बिल्कुल आपका सी की तुलना में डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, डी।
बालक का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। आंसर होगा डी, इसका आंसर यहाँ पर होगा जो है। फिर आइए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं सवाल नंबर 12 क्या है, कहता है यहाँ पर। तो सवाल 12 की हम बात करते हैं तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल है। फिर से सवाल यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। सवाल यहाँ पे क्या है, फिर से रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो वंशानुक्रमण बिल्कुल आएगा, परिवार का वातावरण भी आएगा, वंशानुक्रम भी आएगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी बच्चों के बाल विकास प्रभावित करता है, क्योंकि हर बच्चे के लिए हर माता पिता वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जो उसके लिए आवश्यक है। तो निर्धनता और निर्धनता से ऊपर या अमीरी कह सकते हैं, इन सारे अलग अलग स्टेज में जब परिवार रहता है तो उसके हिसाब से उनके सामर्थ्य उनके पालन पोषण में भी दिखता है। तो आपका तीनों होगा, तो उपरोक्त सभी। फिर बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ठीक है क्या करना चाहिए, पूछा गया सवाल यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला, पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, यानी जो हमारे बुक है, जो किताब है, उसमें चरित्र निर्माण संबंधी क्या होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, लेसन वहां पर होना चाहिए, गांधी का, अम्बेडकर का, किसी का भी हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान लेक्चर देना चाहिए, ये बोला गया है। आपको सेलेक्ट करना है कि बच्चे के कौन सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, कौन जिसमें बच्चा ज्यादा इंगेजिंग फील करेगा। फिर आते हैं महापुरुषों की जीवनी, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यहाँ पर स्टडी में शामिल करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए यहाँ पर। ये तीसरा है। सी बोला गया है कक्ष गतिविधि में, क्लास में जो एक्टिविटी है उसमें बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ऐसे गतिविधि को बढ़ाना चाहिए। तो इन चारों में उपयुक्त आंसर होगा सी होगा, ठीक है, क्योंकि पहला में भी किताब में शामिल कर रहे हैं, सेकंड में लेक्चर देने की बात कर रहे हैं, तीसरे में क्या है, जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब तीनों में क्या है, टीचर ओरिएंटेड है, बच्चा यहाँ पे शामिल तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, केवल सुन रहा है बच्चा, क्लास सुनेगा, लेकिन बच्चा को हम खुद पार्टिसिपेट कराएंगे। तो क्या कराएंगे हम जो है, तो आजकल आप स्कूल में देखते हैं यहाँ पर होता है क्या, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, स्कूलों में रैंप वॉक हो रहा है, अलग अलग महापुरुष हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो सकते हैं, उनके गेटअप में वहां पर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली क्लासरूम एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, अगर हम इसको शामिल करते हैं तो बच्चा ज्यादा उस विषय के बारे में पहले तो उस पर्सनालिटी कौन है जानेगा, उसका गेटअप कैसा था उसको जानेगा, और उसके एक एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा कौन सा होगा आपका, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो कई बार सीडीपी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमारा टीचर भर्ती में, रिक्रूटमेंट में एक सिलेबस है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक विषय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में परवरिश को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, सवाल देखिए बार जो है क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर। तो एक व्यक्ति है, वह अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है, किसके महत्व से असहमत है, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, अनुवांशिक कारक, या उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर आएगा, तो यहां पर इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना क्या बोला गया है, किसके महत्व से असहमत है। तो असहमत है तो होगा यहाँ पे आनुवांशिक कारक से होगा, क्योंकि बच्चे का जन्म हो चुका है, उसका परवरिश करके स्टार्ट हो चुका है, अब उसके आनुवांशिक जो कारक है वो तुलनात्मक से प्रभावित यहाँ पर बहुत ही मतलब नहीं करेगा कह सकते हैं इस ऑप्शन के विकल्प के अनुसार, इसलिए आंसर होगा ए होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास के, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। तो एक सवाल पूछा गया है, तो क्या समाज नहीं डालेगा, डेफिनेटली समाज डालता है, विद्यालय भी डालता है, परिवार भी डालता है, इनमें से सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। फिर अगले बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर जो है। तो सवाल आप देखें, सवाल नंबर 16 आता है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। स्मृति और समझ आधारित, केवल समझ रहता है, एक बार सोच सकते थे, लेकिन क्या साथ में स्मृति है, रटने की बात कर रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। दूसरा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है, और दूसरा विषयगत बोला गया है, विषयगत सब्जेक्टिव बोला गया है। तो भाई यह स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। केवल वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगा, क्यों, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किसी के मस्तिष्क का क्षमता को, बौद्धिक क्षमता आकलन नहीं कर सकते हैं, तो आपका डी भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली क्या बच गया आपका, सी बच गया, समझ और अनुप्रयोग। बच्चे का ठीक है क्या उसका समझने की क्षमता है, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे डील करता है इस पर आधारित सवाल यहाँ पर होने चाहिए। विकल्प के हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचि, अभिक्षमताएं, योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में क्या होगा जी, भिन्न भिन्न होगा। ध्यान रखना अलग अलग यहाँ पर होगा। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे के आईक्यू लेवल, समझ के स्तर, रुचि एक जैसा नहीं होगा, सबका पृथक पृथक यहाँ पर होता है। डेफिनेटली डिफरेंट यहाँ पे आएगा आंसर। फिर
कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं तो 17 नंबर जो सवाल है उसका आंसर तो 18 दे दिया। विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, यह कथन है। तो आपसे पूछा गया है, यानी क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके बीच में क्या होता है जी, वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक, तो यह कथन कैसा है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बाधा है, नकारात्मक बात कर रहे हैं, नहीं लेना है। पूर्णतः ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, नकारात्मक बात कर रहा है, गलत। ऐसे आलसी शिक्षकों हेतु, अभी तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। समर्थित जो अपनी कमजोरियों के कोई बहाना चाहते हैं, ये भी गलत होगा, ध्यान रखना। बी क्या बोल रहा है, तो शिक्षण की बोल रहा है, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान अवेयर रहने हेतु एक सुझाव है। तो एक क्लासरूम में जो बैठते हैं बच्चे जो है, तो सारे की बौद्धिक क्षमता एक जैसा नहीं होता है। बच्चा अलग अलग आईक्यू क्षमता के अलग अलग परिवेश से, संस्कृति से, धर्म जाति से आते हैं। तो जो टीचर का अप्रोच होगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है, कि जो ज्यादा कुशाग्र बुद्धि, पढ़ाना तो सबको एक जैसा पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्लास से कमजोर, एवरेज है, पुअर बच्चे हैं, उनको भी विशेष फोकस हमको करना पड़ेगा। और ऐसा करते हैं तो उसी को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। किसने डेवलप किया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने इसको विकसित किया है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि बच्चों का अलग अलग मानसिक क्षमताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। तो टीचर के लिए ये आवश्यक है कि वो सभी को ध्यान रखते हुए अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को प्रिपेयर करें। फिर छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या परिणाम पड़ता है? तो आंसर सुधार लेना है, ये बी होगा, बी और ये सी। तो हम अगर क्लास में बच्चा कुछ पूछ रहा है और उसको पूछने से मना करते हैं, भाई आज क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास मुझे आगे बढ़ाना है, ऐसा हम कुछ बहाना लगाते हैं, टीचर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो आप देख के बताओ। पहला हो क्या, वे अनुशासन मानने लगेंगे। क्या ऐसा होगा क्या? अनुशासन तो डेफिनेटली अब बच्चा नहीं मानेगा, इसलिए आप उसको नहीं लेंगे। ठीक है। बी बोला गया है, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगी। बिल्कुल विद्रोह मतलब अटैक नहीं करेंगे, आपकी क्लास में नहीं बैठेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनका ध्यान कहीं और रहेगा। ठीक। फिर क्या है, उनकी सृजनात्मकता क्षमता क्या हो जाएगी? कुंठित हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आप उनको पूछने की उनकी जो जिज्ञासा है, उनको अगर आप शांत नहीं करते हैं, पूछने का उनको अवसर नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो उनमें फिर से वो कॉन्फिडेंस, उस चीज को फिर से दोबारा पूछने की क्षमता यहाँ पर विकसित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो गई है। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों होगा, इसलिए आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जो है। क्लियर है। फिर हम आते हैं अंतिम पड़ाव पे आते हैं। फिर आया लास्ट सवाल है, बालक का विकास इसका परिणाम है। बालक के विकास में किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर देख के आप मुझे खुद बताइए। इतने सारे सवाल हमने देखे और ये सारे ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिला था। तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ए वंशानुक्रम है, बी जो है आपका ध्यान रखेंगे वातावरण है, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया है, और डी आर्थिक कारक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान विषय के जनक कौन है? तो आप मुझे देखकर बताइए। पहला सवाल, इस सवाल का हम आंसर देखें तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले पूर्व मनोविज्ञान विषय या शिक्षा मनोविज्ञान भी कहें, इस विषय को पहले किस विषय में पढ़ते थे? तो दर्शन शास्त्र में पहले पढ़ा जाता था। दर्शन शास्त्र का हिस्सा था मनोविज्ञान, और उस मनोविज्ञान विषय को बड़े स्तर पर इस्टेब्लिश करने में, लैब स्थापना करने में, जहां प्रॉपर अध्ययन किया जा सके मानवीय मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यवहारों का, इस पर एक लैब बनाते हैं 1879 में। कब? 1879 में। कौन बनाते हैं? विल्हेम उंट बनाते हैं, ध्यान रखना। कहां पर? जिपजिंग में। जिपजिंग नाम का शहर है, कहां पर है? जर्मनी में। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या किया था? इस बड़े स्तर पर इस विषय को इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया था। इसलिए हम मनोविज्ञान के जनक के रूप में विल्हेम उंड को लेते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन में विलियम जेम्स भी लिखा रहता है, लेकिन आंसर किसको लेना है? विल्हेम उंड को लेना है। ठीक। इन्होंने ध्यान रखना 1890 में, विलियम जेम्स ने ध्यान रखना 1890 में लैब की स्थापना किया था। विल्हेम उंट ने 1879 में लैब की स्थापना किया था, ताकि मनोवैज्ञानिक चीजों को, विषयों को अध्ययन किया जा सके, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। हमें दोनों में किसी एक का चयन करना है तो आप विल्हेम उंट को लेंगे। अगर इस सवाल का ऑप्शन रहता सी क्या रहता? ए प्लस बी दोनों,
यानी कि विलियम जेम्स और विलियम उंड दोनों रहता तो डेफिनेटली आंसर होता दोनों, लेकिन किसी एक को सिलेक्ट करना है तो विलियम उंड को लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर विलियम जेम्स की किताब को याद रखना, किताब का नाम है, किताब पूछा जाता है, पूछा गया है तो साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनके किताब का नाम है। मैं यहां लिख देता हूं फिर से, क्या किताब का नाम है? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइको, ठीक है, साइकोलॉजी है किसका? विलियम जेम्स की किताब का नाम है। लैब किसने स्टेब्लिश किया? विलियम उंड ने किया 1879 में, 1890 में किया। दोनों में हमको सिलेक्ट करना है विलियम उंड। दोनों को एक साथ चुनाव का मौका मिल रहा है तो दोनों को आंसर आपको लेना है। क्लियर है? चलिए अब बताइए मुझे, यहां पर सवाल है मनोविज्ञान के विषय में शोध और अनुसंधान के लिए प्रथम प्रयोगशाला स्थापना 1879 में किसने किया था? आपने पहले बता चुका हूं आपको, देख के मुझे बताइए इसका आंसर। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स है, सेकंड प्रोफेसर रॉस है, थर्ड विलियम उंट है, और फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ में आपका प्रोफेसर जेबी वाटसन है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? दूसरा सवाल का आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि पहले मैं आंसर यहां पर बता चुका हूं। क्लियर है? बढ़े तो तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में, बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है थर्ड जो प्रश्न है वो आप बताएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ध्यान रखना, मनोविज्ञान के जनक अलग है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक क्या है वो भी अलग है, सेम आंसर नहीं लेना है। तो दूसरा प्रश्न आता है कि इस विषय फिर जनक कौन है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस विषय के जनक है आपका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। और कहाँ से है ये? अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है, याद रखना है। ठीक है, सवाल क्या है आपका? तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है कि जनक कौन है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, सवाल आया हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, या शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? तो यहाँ पर है ना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शामिल है। किसके अनुसार? तो यहाँ प्रोफेसर स्किनर है। तीसरी व्यापक में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, प्रोफेसर स्किनर। तो स्किनर महोदय क्या कहते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर स्किनर ने कहा है, किसने? स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान, कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एक पहला बोला। दूसरा बोले हैं इसमें सीखने की, क्या? सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया क्या है? शामिल है। तो इन दोनों प्रक्रिया शामिल है, उससे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक कोटेशन को बार बार पूछा है, किनका है किनका है? प्रोफेसर स्किनर का है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो है उस सवाल क्या है यहाँ पर देखें, तो नेक्स्ट जो सवाल है उसको यहाँ पर देखिएगा। तो संवेगात्मक विकास में शामिल है, संवेगात्मक विकास में क्या क्या चीजें शामिल होते हैं? तो संवेगात्मक विकास क्या है? इमोशन किसको बोलते हैं? तो स्टेट ऑफ माइंड होता है, मन की अवस्था कहलाता है संवेग। आप सुख में, दुख में, दर्द में, प्रेम में, ईर्ष्या में, लालच में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो आपके संवेग को दर्शाता है, आपके इमोशन को दर्शाता है। तो उसको देखते हुए बताओ, जो है प्रेम व ईर्ष्या, भय व क्रोध, खुशी और उत्तेजना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न आंसर डेफिनेटली आप आंसर लगाइए, क्या होगा? सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इनमें से करेक्ट लेना हमको जो है उपरोक्त सभी, इसका आंसर आप यहां पर लीजिएगा। क्लियर है? बन जाएगा। अब जब संवेगात्मक विकास की हम बात करते हैं तो यहीं पर आप जान लीजिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महोदय है जिन पर सवाल पूछा गया है विगत वर्षों में, पूर्व वर्षों में पूछा गया है। तो क्या सवाल पूछा गया उसको जान लीजिए। तो सवाल पूछता है संवेगात्मक विकास के, ठीक है, कितने प्रकार, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये 14 प्रकार के संवेगों में विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं। कौन विभाजित करता है? तो सवाल उठता है। तो इसका आंसर है प्रोफेसर मैकडूगल। प्रोफेसर मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल ने यहाँ पर 14 संवेगों की बात यहाँ पर करते हैं। ये भी आपके टेट एग्जाम का, बीएड जो एग्जाम हुआ है, इन अलग अलग एग्जाम है उसमें पूछा गया है कि कितना संवेगों का प्रकार होता है? 14। फिर सवाल पूछा गया किनके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। क्लियर है? कैसा संवेग? जैसे एक हो प्रेम हो गया, एक हो गया ईर्ष्या, 2 हो गया भय, 3 हो गया। तो ऐसे जिज्ञासा भी हो सकता है, ठीक है ना, जिज्ञासा हो सकता है, लालच हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है। तो ये कितने टाइप के
टोटल 14। किन के अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, नेक्स्ट आते हैं, मनोविज्ञान को किसने आत्मा का विज्ञान कहा है? किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कौन किसने कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें, थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन आपका थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं ताकि आपको प्रश्न दिखे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से वापस आते हैं, सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल है यहाँ पर, मनोविज्ञान को किसने आत्मा का विज्ञान कहा है? तो आपको ध्यान रखना है, तीन बड़े महोदय का नाम आता है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं आत्मा का विज्ञान कहते हैं। तो कौन कहते हैं? एक नाम है जिसको हम बोलते हैं डेकार्ट, ठीक है। किसने कहा है? डेकार्ट ने। मैंने आपको बताया कि जो मनोविज्ञान जो विषय है, जो साइकोलॉजी है, पूर्व में किसका? दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। तो जो दार्शनिक थे वही क्या बने? मनोवैज्ञानिक भी कहलाए। तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक? तो तीन मनोवैज्ञानिक, एक है डेकार्ट है, एक अरस्तु और क्या है? प्लेटो है। इन्होंने मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को क्या बोला है? आत्मा का विज्ञान कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अरस्तु आएगा, यहाँ पर प्लेटो आएगा, तो इन तीनों को आएगा। तो इसके हिसाब से आप मुझे इस प्रश्न को देखकर बताइए कि मनोविज्ञान को किसने आत्मक विज्ञान कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लेटो, बी विलियम उंट है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है और आपका प्रोफेसर वाटसन है। तो आंसर मुझे कमेंट में बताइए सवाल नंबर 5 का जो है। फिर सवाल नंबर 6 में आ जाते हैं। सवाल 6 में पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। वीडियो को फिर से पीछे जाकर देखो, वीडियो को फिर से पीछे जाकर देखो और इस सवाल का, सवाल नंबर 6 का मुझे आंसर चाहिए कि इसमें आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स होगा कि विलियम उंट होगा, फिर प्रोफेसर रॉस है या फिर प्रोफेसर वाटसन है? इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन अभी क्लास में आपको बताया हूं। आंसर मुझे 6 का क्या होगा कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए। फिर आते हैं अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 क्या है कहता है? प्रश्न 7 हमको बता रहा है कि वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में मनोविज्ञान विभाग, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना भारत के किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, इस संबंध में दो तथ्य है। 1915 में पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक, कब? 1915 में किसके साथ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपका जो दर्शन शास्त्र विभाग था, जो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट था, उसके साथ मनोविज्ञान की शुरुआत किया गया था 1915 में। लेकिन सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है 16 में। तो 16 में भी ध्यान रखना, 16 में जो मनोविज्ञान विभाग के साथ हमने 15 में क्या किए थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किए थे, स्टार्ट किए थे। उसी को 16 को हम पृथक क्या कर दिए? पृथक विभाग की स्थापना करते हैं उसी विश्वविद्यालय में, ध्यान रखना, ठीक। किसके लिए? मनोविज्ञान के लिए। तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा? ए होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विलियम जेम्स, विलियम उंट है, रॉस है, सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। तो यहां पर साइकोलॉजिकल, साइको एनालिटिकल इज्म किसने बिल्डअप किया है, किसने इस्टेब्लिश किया है? तो आंसर इसका सिगमंड फ्रायड है, ध्यान रखना। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि एक व्यक्ति जो है, ठीक, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं। एक व्यक्ति क्या है? उसकी इच्छा होती है और उस इच्छा को पाने के लिए वो किन तरीकों को इजाद करता है, उन तरीकों के प्रति क्या है? द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो इन इच्छा व द्वंद्व की व्याख्या हमको जो है इस मनोविश्लेषणवाद में, ठीक है, सिगमंड फ्रायड द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और इनके सिद्धांतों को आप देखेंगे तो बहुत ही कह सकते हैं आपको सीखने को, जानने को आपको मौका मिलेगा। सीडीपी को इसलिए नहीं पढ़ना है कि टीचर भर्ती का पाठ्यक्रम का हिस्सा है, बल्कि इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपको जीवन जीने का और विशेषकर बच्चों के प्रति आपका रवैया कैसा होगा, इसको सीखने का मौका मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान से, या फिर कह सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो अगर आप जो है सीडीपी से लव करेंगे तो सीडीपी आपसे भी आपके जीवन से लव करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसको इस नजरिए से यहां पर पढ़िएगा। चलो अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न देखो, इसमें दिया गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है?
तो अगर आप क्लास में बैठ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रहा है, उस क्लास में बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपका लगभग हर वो क्वेश्चन बनेगा जो हमारे सीजी व्यापम द्वारा होने वाली इस भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा। डेफिनेटली आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आप चाहे तो डेमो लेके देख सकते हैं किस तरह से कक्षाएं यहाँ पर चल रही है और प्रॉपर टेस्ट में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, ये भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है। तो अगर मैंने आपको बताया कि भाई 1879 में, कब 1879 में क्या हुआ था, फर्स्ट लैब स्टार्ट किया गया था। लैब किसने स्टार्ट किया था, विलियम उंट ने किया था, ठीक। और इसके बाद व्यवस्थित क्या हुआ, अध्ययन मनोविज्ञान प्रारंभ होता है। इस कारण हम इनको विलियम उंट को तीन चीजों का जनक कहते हैं, ध्यान रखना। पहला जनक है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का जनक है। दूसरा जनक क्या है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोग लैब किसने स्टार्ट किया, तो विलियम उंट ने किया। तीसरा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है, विलियम उंट है। तो तीनों का अगर प्रश्न पूछेगा आंसर लेंगे क्या, विलियम उंट लेना है, महत्वपूर्ण शख्सियत है, याद रखिए। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे ज्यादा इसके लिए जाना जाता है, ध्यान रखना कौन, तो यहां पे आंसर आता है जीन पियाजे, ठीक। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं, जीन पियाजे का है। कौन से देश का है, स्विट्जरलैंड का है। इनका किताब बहुत फेमस है, किताब का नाम क्या है, जो 1923 में आया था, कब 1923 में आया था, किताब का नाम था, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है जी, ध्यान रखना, वह है 1923 में आया, द लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लिख लीजिएगा, ध्यान रखना। सवाल पूछा जाता है किनका किताब है, जीन पियाजे किताब है, कब है 23 में है। इसी किताब पर आधारित है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था, महत्वपूर्ण है। और इस संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्था, इसमें बताया गया 4 अवस्था बताया गया है। कौन कौन सी अवस्था है जल्दी से बता दीजिए, अगर आपको संज्ञान में है, ध्यान में है। तो पहला अवस्था होता है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है। तो पहला अवस्था हम सेंसर मोटर स्टेज कहते हैं। सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और नेक्स्ट है फॉर्मल स्टेज कह सकते हैं आप इसको। तो 4 अवस्था है। पहला अवस्था लगभग 2 साल का, दूसरा अवस्था लगभग 6 से 7 साल, 2 से लेके 6 से 7 साल का, और 7 से लगभग 6-7 से कहां तक 12 तक आपको मूर्त, और 12 से ऊपर होता है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये एग्जाम में आया गया, पूछा गया सीजी व्यापम द्वारा, क्रम में जमायत, यही क्रम होगा, ध्यान रखना। फिर पूछा गया है सवाल व्यापम परीक्षा में ही कि औपचारिक जो अवस्था होता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, वो कौन से ए से शुरुआत होता है, तो 12 से 16 ऑप्शन दिया गया था, तो डेफिनेटली 12 से 16 आ गया। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। तो ए से सवाल का आंसर क्या होगा, जीन पियाजे होगा, डेफिनेटली, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर आपने जब इतना कुछ अब जान ही ले संज्ञानात्मक विकास के संबंध में, तो आपने स्कीम्स और स्कीम पढ़े होंगे। पहली बार आप सपोज करो इस वीडियो को देख रहे हो, पूरे शिद्दत के साथ देख रहे हो, तो अपना आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके मैं जो बोलता हूं उसको आप जो बिना इमेजिन करे आप मुझे रह कर दिखाइए। तो आप, मैं मान के चलता हूं आंख बंद कर चुके हैं, और आंख बंद करके देखो जो है कि आप जो है बंदर देख रहे हैं, और बंदर देख रहे हैं तो क्या है, स्कीम। और बंदर का पूंछ कैसा है, बंदर छोटा है कि बड़ा है, बंदर कहाँ बैठा है, इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या है, स्कीम्स है। तो इसको भी ध्यान रखिए, सवाल यहां से आता है। तो स्कीम और स्कीमा का सिद्धांत किसका है, उसका भी सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे का, ध्यान रखना। तो क्या हुआ, स्कीम, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है आपका, स्कीम्स है, ठीक है, स्कीम्स है। तो इनको ध्यान रखिए, सवाल पूछता है किनका अवधारणा है, जीन पियाजे का अवधारणा है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कर दो, इतना कंजूसी मत करो जो है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो सवाल नंबर आते हैं 11, सवाल ले लेते हैं 11 नंबर सवाल यहाँ पे लेते हैं अगला। नेक्स्ट प्रश्न इस साइड आ जाओ। तो अगला प्रश्न आते हैं 11 नंबर का सवाल ले लीजिए यहाँ पर। वो सवाल है, चलो ये जूम करने के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप तब तक यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया हूं
इस प्रश्न का व्याख्या आपने ढंग से सुना होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो 11 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, 11 का आंसर आप बताइए कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का हिस्सा था। तो ए ऑप्शन दर्शन शास्त्र है, बी तर्क शास्त्र है, सी भौतिक शास्त्र और डी आपका है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 11 लिखकर कमेंट करिए ऑप्शन को। फिर 12 में आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने इस प्रश्न का भी आपको व्याख्या बताया हूं, ये प्रश्न आया हुआ है। जो भी इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लगभग सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे टेट हो गया, वर्ग 2 का हो, 3 का हो, या फिर टीचर भर्ती का हो, या मैथ्स के लिए एग्जाम हुआ था उसमें सवाल यहाँ पूछा यहाँ पर गया था। तो चलो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं। तो क्या शिक्षा की उपयोगिता करते हैं क्या। दूसरा सीखने और सिखाने या शिक्षण की प्रक्रिया का कुछ याद आया स्किनर महोदय, बिल्कुल। तो ये सवाल कहां से आया हुआ है, प्रोफेसर स्किनर के विचार से आया है। प्रोफेसर स्किनर ने क्या कहा है, प्रोफेसर स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका, मनोविज्ञान की एक शाखा है। अरे याद है कि नहीं है, ध्यान दिए नहीं दिए, मनोविज्ञान क्या है, शाखा है, की शाखा है। और इस शाखा में क्या होता है, सीखने और सिखाने, क्या करने का, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शामिल होती है। तो देखो ना इसमें क्या दिया है, शिक्षा की उपयोगिता वन साइडेड है, नहीं आएगा। मनोवैज्ञानिक नियमों के उपयोग का, ये भी एक साइड बात कर रहा है। समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का, तो भाई इसमें स्टूडेंट तो आया नहीं, सीखने काम कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा, सिखाने काम कौन करेगा, टीचर करेगा। तो यही तो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है। फिर आते हैं अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर आप मनोवैज्ञानिक हैं और आप मनोवैज्ञानिक होकर किसी को कुछ मनोविज्ञान के संबंध में सिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा। डेफिनेटली इसका आंसर बताइए। पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाएगा, दूसरा परामर्शदाता कहलाएगा, तीसरा मनोचिकित्सक और चौथा मनोविश्लेषक। क्योंकि क्लास में हम लोग जो है ध्यान रखना प्रैक्टिस कराते हैं, इस सवाल ऑलरेडी व्यापम पूछा गया है, ठीक। तो प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें नीचे में एग्जाम का नाम रहता है और उसमें आंसर भी लगा रहता है। तो उसको हमने जानबूझ हटाए हैं ताकि स्टूडेंट क्या करे, उसको खुद से प्रैक्टिस कर पाए। तो डेफिनेटली मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जो विशेष समूह के बालकों क्या करता है, स्टूडेंट कई टाइप के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि हो सकते हैं, मन बुद्धि हो सकते हैं, औसत बुद्धि हो सकते हैं, वंचित वर्ग से बुद्धि हो सकते हैं, वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं। तो उन सारे बच्चों के स्थिति को समझ से जो पढ़ाता है उसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, छात्रों की आवश्यकताओं, वही प्रश्न, रुचियों को, आवश्यकता हो गया, दूसरा क्या है, रुचियों को जानने में शिक्षक ज्ञान किस विषय से संबंधित है। तो शिक्षा का दर्शन है, शिक्षा का मनोविज्ञान है, शिक्षा का समाजशास्त्र है और शिक्षा का राजनीति विज्ञान है। तो क्या होगा जी, शिक्षा का मनोविज्ञान होगा। डेफिनेटली इसका भी आंसर बी होगा। चलो अब आते हैं, हमारा 14 नंबर सवाल हो गया। 14 के बाद आते हैं 15 में आ जाओ, बाल्यावस्था होती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। जैसे कुछ नाम हम पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में यहाँ पर आए। तो पहला हम नाम लिखते हैं यहाँ पर है, अगर हम लिखते हैं प्रोफेसर रॉस, अगर हम यहाँ पे देखें कुछ लोग नाम लिखते हैं जिन्होंने क्लासिफाइड किए हैं। तो पहला नाम हम ले लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर रॉस। रॉस ने कितने वर्गों में बांटते हैं बाल विकास को, 4 वर्गों में। प्रोफेसर सैले, इन्होंने कितने अवस्था में, 3 अवस्था में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कॉलसनिक, कॉलसनिक ने कितने अवस्था में बांटते हैं, 7 अवस्था में बांटते हैं। प्रोफेसर हरलॉक, प्रोफेसर हरलॉक कितने अवस्था में बांटते हैं, 11 अवस्था में बांटते हैं। जिन प्याजे पूछ दिया, तो जिन प्याजे कितने में, तो जिन प्याजे पूछता है आपका 4 अवस्था में यहाँ पर बांटते हैं। ठीक, ठीक है। तो इन सारे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इनके वर्गीकरण के जब हम अध्ययन कर पाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन के आधार पर हम सामान्य 4 वर्गीकरण हमको देखने को मिलता है। पहला होता है गर्भावस्था, दूसरा होता है शिशु अवस्था या शैशवावस्था, तीसरा होता है बाल्यावस्था और चौथा होता है किशोरावस्था। तो 4 इनके विभाजन को ध्यान रखते हुए 4 वर्ग बांट सकते हैं। पहला जो अवस्था है वो गर्भधारण से लेकर आपका बच्चे के जन्म मतलब 9 महीने का होता है। दूसरा 9 महीने से लेके आपका कितना 5 साल तक होता है, 5 6 साल कह दीजिए जो है। और बाल्यावस्था 6 से 12 साल का होता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था होती है कितना आपका 6 से
6 से 12 वर्ष तक। तो कहाँ तक पूछा है? तो तक बोला ना, बाल्यावस्था होती है तो 5 वर्ष तक नहीं होगा, 21 वर्ष तक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, 12 वर्ष तक। ठीक, कहाँ तक? 12 वर्ष तक होता है, इसका आंसर होगा, याद रखना है। ठीक, अब आया सवाल, नेक्स्ट आया हुआ सवाल, उसको देखिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशव अवस्था में बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक, शैशव में बच्चे का जन्म हो गया है। अब हो गया है तो उस टाइम पे उसे क्या विशेषता नहीं होगी? सीखने की प्रक्रिया में क्या तीव्रता दिखाएगा बच्चा, या फिर जिज्ञासा होगा, कुछ जो जानना चाहे उसे पूछेगा, अनुकरण द्वारा सीखने प्रवृत्ति, बच्चा भी जन्म हुआ भाई तो क्या करेगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया यहाँ पर जो है नहीं करता, उसकी मुख्य वजह, बाकी सब करेगा, बाकी सब करेगा, चिंतन की प्रक्रिया बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगला सवाल की हम बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल है, इसमें देखें तो 17 नंबर सवाल कहता है शारीरिक विकास संबंध नहीं होता है, शारीरिक विकास संबंध नहीं होता है, इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो यहाँ पर शारीरिक विकास, जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली क्रिया कहलाता है बाल विकास। और बाल विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास शामिल है। क्लियर है, इन सभी विकास शामिल होते हैं। तो इसमें जब शारीरिक विकास पूछा गया है तो शारीरिक विकास में, ठीक है, शरीर के अंगों को बढ़ना, तो कौन देखो अंग बढ़ रहा है, तो शरीर के भार बढ़ेगा डेफिनेटली, कंकाल तंत्र बढ़ेगा डेफिनेटली, मांसपेशी ये भी क्या होगा? बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन बुद्धि इसमें शामिल यहाँ पे नहीं होगा। अगर बुद्धि शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा मानसिक विकास हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना है। चलो, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार समस्याओं का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे जो है किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, तो ये सवाल है। तो आप देखो इसमें क्या होगा इसका आंसर। तो किशोरावस्था में बच्चे, देखिए यहाँ पर, तो इस सवाल का आंसर 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों बार अलग अलग आंसर लिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर, ये यहाँ महत्वपूर्ण होगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन का सामना बच्चे लोग यहाँ पर करते हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन संबंधित सामना यहाँ पर करते हैं, ये इसका आंसर होगा। एक बार एग्जाम हुआ तो वहां पर डी को लिया था, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, ये लिया गया था, लेकिन बाद में नेक्स्ट एग्जाम होता है उसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का सामना वाला ऑप्शन लिया गया था, और डेफिनेटली यही इसका क्या होगा? आंसर यहाँ पर होगा। ये हमने देखे आपका 18 नंबर सवाल देखिए। अब आते हैं 18 के बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आएगा आपका 18 19वां नंबर सवाल देखिए यहाँ पर। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण होता है, तो ये आप लोग चूंकि टीचर बनने वाले हैं, टीचर होंगे फ्यूचर में, भावी शिक्षक हैं, तो आप मुझे इस आंसर को देखकर बताइए जो है क्या होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो पहला गुण क्या है जी? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण मतलब होता है क्लासरूम चल रहा है और सारे क्लास में बच्चे बैठे हैं, पढ़ने के प्रति इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, उनके विचारों को, उनके सलाहों को क्या करना? ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रेंडली माहौल में, एक मित्रपूर्ण माहौल में क्या करें, हम क्लास को संचालित करें। डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहेंगे आप? बिल्कुल आप ऐसा करना चाहेंगे। तो पहला हो गया, सही है। दूसरा, विषय वस्तु पर टीचर का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, यानी कि टीचर क्लास में जा रहा है तो भाई उसको कुछ तो विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकंड भी ठीक है। बाल मनोविज्ञान ज्ञान होना चाहिए, बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, रुचि अरुचि क्या है उनका, पढ़ने चाहते नहीं चाहते हैं, कोई क्लासरूम से खिड़की से बाहर दिख रहा है क्या, तो उसको खेलने का मन कर रहा है क्या, तो क्लास का माहौल कैसा है, बच्चों का रुचि क्या है, उसको भी ध्यान रखते हुए क्या करे, क्लास को संपादित करे। तो यहाँ पर सारी विशेषता एक टीचर में होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। विद्यालय कार्य होता है, इसका आंसर जरा देख के बताइए, इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय का कार्य होता है, तो ए ऑप्शन दिया गया संस्कृति के संरक्षण, दूसरा संस्कृति का परिष्करण दिया गया है, रीडिफाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो भाई ध्यान रखना है, इस सवाल का आंसर आप देंगे, पहला क्या है? संस्कृति का संरक्षण। ये क्या होता है इसका मतलब? तो संस्कृति का संरक्षण मतलब होता है कि अगर हमारा संस्कृति में क्या है जी, अगर हम होली मनाते हैं, ठीक है, अगर हम दिवाली मना रहे हैं, तो उस जो आयोजन जो पूर्वज हम करते आ रहे हैं, तो उस आयोजन को हम क्या करें, उसको हम मनाते रहें, उस आयोजन का सदस्य हम हिस्सेदार बनते रहें, इसे कहा जाएगा संस्कृति का संरक्षण। क्या कहेंगे इसको? संस्कृति के इसे संरक्षण यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन दूसरा संस्कृति के क्या है जी, संस्कृति परिष्करण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संस्कृति का परिष्करण लिखा हुआ है। तो परिष्करण क्या होता है? तो फिर तो अगर पूर्व में जिसको मानते थे, ऐसा कोई व्यवस्था है जिसको हम पूर्व मानते थे, जैसे क्या, तो हम मानते थे सती प्रथा,
क्या मानता था जी? सती प्रथा हमारे यहाँ लंबे समय तक भारतीय समाज का हिस्सा रहा, और इस लंबे समय नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक समय तक क्या है, ये चला। पति का डेथ हो गया, एक विवाहित महिला है और उसका पति किसी भी कारण से डेथ हो गया, चाहे वो कम उम्र का रहा हो, ज्यादा उम्र का रहा हो, लेकिन उस वो क्या है, महिला विवाहित है, पति का डेथ हो गया, तो पति के शव के साथ जीवित पत्नी को जला देना क्या था? सती था। एक समय ऐसा करना हमारे समाज था क्या है, उसको गर्वान्वित महसूस करता था। लेकिन आज क्या वो प्रथा यहाँ पर चल रहा है क्या? नहीं। क्यों? जो कल जो इंपॉर्टेंस था किसी कल्चर का, संस्कृति हिस्से का, तो आज भी उसका महत्व है जरूरी यहाँ पर नहीं है। तो जो ऐसे संस्कृति तत्व है जो आज प्रासंगिक नहीं है, उसको रिडिफाइन करना, उसको परिष्करण करना कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है संस्कृति के नए प्रतिरूपों को निर्माण करना। अगर हम ऐसे उन आचरणों को, उन तरीकों, उन रूढ़ियों को हम त्याग देंगे, तो उससे क्या होगा कि नए संस्कृति निर्माण होगा। तो अब देख के बताओ जो है विद्यालय कार्य क्या होता है? तो डेफिनेटली विद्यालय कार्य क्या होगा? तीनों होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्लियर है? चलो, हर प्रश्न में अपना व्याख्या होता है, उसको आपको समझना है, और इसको समझते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम यहाँ क्रैक यहाँ पर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखें। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। सब सवाल आपके एग्जाम का है, ध्यान रखना, इसको पूरा पूरा एग्जाम से ही आपका सेलेक्ट किया गया है, चाहे टेट का हो चाहे बीएड हो, ठीक है, ध्यान रखना, टीचरशिप का हो, यहाँ सवाल लिया गया है। तो क्या बोल रहा है सवाल? प्रायः लड़कियां गणित में क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। यह कथन कैसा है? अनुसंधान आधारित धारणा है, प्रश्न कहीं पर किसी संस्था का रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया है, तो जो प्रश्न लिंक आता ही नहीं है उसको आंसर नहीं लेना है। पहला। सी देख लो, सत्य धारणा है। भाई सत्य है कि असत्य है, इसका कोई रेफरेंस मिल रहा है क्या? नहीं, गलत। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, बिल्कुल डेफिनेटली आप वन साइडेड है, ध्यान रखना। ये क्या है? एक तरफा सेंटेंस है, इसके बारे में कोई शोध, कोई रिपोर्ट, कोई संस्था का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल एक धारणा व्यक्त किया गया है, इसलिए आंसर होगा बी होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित ये क्या है? सवाल है। फिर सवाल पूछा गया, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो जरा देख कर बताइए सवाल का आंसर, आप बताइए मुझे क्या करेंगे। पहला विकल्प है कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। ये तो ऐसा हो जैसे भाड़ में जाओ वाला, ऐसा करेंगे क्या? डेफिनेटली नहीं। बी क्या है? पढ़ाना बंद कर देंगे। मुझे क्या मतलब, वही बात, ठीक है। फिर क्या है? बच्चों को ध्यान देने के लिए क्या कहेंगे आप जो है, बच्चों को ध्यान देने के लिए आप कहेंगे, ठीक है। तो भाई ऑलरेडी बच्चे ध्यान दे रहे थे, क्या है? पढ़ने प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं, तो भैया ना तो आप ए लेंगे, ना तो बी लेंगे, और ना ही यहाँ पर सी लेंगे। आप बेसिकली आप जो है रीजन, किस कारण से ऐसा कर रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कक्ष का वातावरण होना चाहिए। सवाल यहां पूछा गया है, यहां पर कक्ष का वातावरण होना चाहिए। तो पहला है शांतिपूर्ण पूर्ण, बी है शोरगुल हल्ला गुल्ला होना चाहिए, अनुशासन पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, और डी है मित्रता पूर्ण। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक व्याख्या में इसका आंसर बता चुका हूं, उस व्याख्या अगर ध्यान से सुने होंगे तो बिल्कुल उस व्याख्या से निकाल सकते हैं, अपने समझ से भी आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका कमेंट्री मुझे जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन वयस्कावस्था, ठीक है, और डी है आपका शैशवावस्था। यहाँ पर पूछा गया सवाल है व्यापम का। तो आप मुझे इसका आंसर बताएं, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल। तो यहां पर ध्यान रखना है, इसका डेफिनेटली आंसर क्या होगा? किशोरावस्था होगा, 12 से लेके 18 का वर्ष। हिंदी सिनेमा में ध्यान रखना, कहां पर? हिंदी सिनेमा में, साहित्यों में काफी सारे आपको किशोरावस्था के बारे में क्या है, जानकारी आपको मिलता है। आपने क्या सुना है? कुछ सुने हैं गाना 12 से 18 वर्ष के बीच में बाली उम्र को सलाम, क्या है सलाम, ठीक है। ये अत्यधिक तनाव और दबाव पढ़ाई को लेकर हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, संज्ञानात्मक परिवर्तन की अवस्था होता है। नए लोग मिलते हैं, नए विचारधारा मिलता है, तो जो पहले जो विचारधारा था, अब उस विचार में क्या है, परिवर्तन यहाँ पर होगा, चेंजेस यहाँ पर होता है, ठीक। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर डेफिनेटली क्या होगा? किशोरावस्था होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आज का इस सेशन का सबसे आखिरी प्रश्न है, इसका भी आंसर मैंने बताया था आपको,
जरा देख के बताइएगा। भारत के किस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान भारत के किस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एन एन सेनगुप्ता को बनाया गया था? मैंने सवाल डिस्कस किया हूं, डेफिनेटली वही आंसर है। अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो जरा आंसर लगा के बताइए कि इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, तो पहला सवाल देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? हरलॉक। इन्होंने बाल विकास के कितने अवस्थाएं बताए हैं? ठीक है, तो अवस्था कितना होगा? अवस्था क्या पूछा है? छठी अवस्था। तो अगर हम पूछते हैं अवस्थाओं की संख्या तो 11 अवस्था, उस 11 में से छठी अवस्था कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होगा? वयसंधि की अवस्था। तो पहला सवाल का आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कारक को हम देखते हैं, वंशानुक्रम भी है, हेरिडिटी भी आता है, वंशानुक्रमण प्लस पोषण भी आएगा, तीसरा वंशानुक्रमण, पोषण और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आपको इन चारों बेसिकली सेलेक्ट करना था कि कौन सबसे ज्यादा चीजों को बताता है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से सबसे ज्यादा बताता है, उस हिसाब से सी। ठीक, तो दूसरे का सवाल का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर किताब आता है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। किताब आया था 1923 में आया था, और इस 1923 किताब पर आधारित क्या है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देते हैं जीन पियाजे। तो आंसर देखो कहां पर है? जीन पियाजे, आपका बी होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी होगा। फिर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिग्रेशन क्या है? लॉ या लॉ ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं इसको, जो है प्रतिगमन का सिद्धांत। तो प्रतिगमन का सिद्धांत का मतलब होता है, ध्यान रखना, जहां पर उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता के बच्चे भी मंद बुद्धि क्या हो सकते हैं? हो सकता है। इसे थोड़ा बड़ा करें ताकि आपको अच्छे से दिखे, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो, तो प्रतिगमन का मतलब होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता के संतान भी उच्च बौद्धिक क्षमता का होता है बोला है ना, डेफिनेटली बोल रहा है, होता ना क्या 100% बोल रहा है? नहीं होगा। सी देखो, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता के संतान भी अत्यधिक बौद्धिक क्षमता होता है, ये भी गलत है। क्या होगा? उच्च बौद्धिक क्षमता के माता पिता के संतान क्या हो सकता है? मंद बुद्धि का हो सकता है बोला है। और इसमें क्या 100% होगा ही बोल रहा है, इसमें भी होगा ही बोल रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप लगाएं 4 का आंसर यहाँ पर होगा बी होगा। फिर 5 में आते हैं, पबर्टी की अवस्था कहलाती है। पबर्टी मतलब होता है वयसंधि की अवस्था, और ये होता है 12 से लेके 14 वर्ष जो है। पवर्टी मतलब है कि इस अवस्था में बेसिकली जो है शारीरिक अंगों में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, देखने से हमको समझ में आ जाता है कि बालक है कि बालिका है, उस अवस्था को बोलते हैं पवर्टी की अवस्था। ठीक, फिर आता है वृद्धावस्था कहलाती है। तो कौन से इसको हम शामिल करेंगे? ऑप्शन के हिसाब से चयन करना है। 20 से लेके 40 प्रौढ़ावस्था, 40 से लेके 60 क्या होगा? मध्यावस्था, और 60 से 80 क्या लगे? इस ऑप्शन के हिसाब से आपका वृद्धावस्था कहलाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर छठा का आंसर हो जाएगा सी होगा। ठीक, 7वां में आते हैं, कौन से कथन जो है असत्य है, गलत कौन से, इसका पहचान करना है आपको यहाँ पर। तो पहला, शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है जी? एडवर्ड एल थॉर्नाइट है, करेक्ट है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है? विल्हेम उंट है, बिल्कुल सही है। फिर देखो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक, अब यहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसका भी जनक कौन है जी? विल्हेम उंट है। तो आपका गलत वाला ऑप्शन का सी होगा। एक बार चौथा देख लो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? अच्छा, प्रथम प्रयोगशाला स्टार्ट किया गया था 1879 में, कहां पर? जिप्सिंग शहर था आपका, कहां पर है ये? जर्मनी में। तो यहाँ पर ये जो सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर विल्हेम उंट ही आना चाहिए था, इसलिए आपका सी यहाँ पर गलत है। फिर आता है, मतलब इस सवाल का 7 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 8 में आएंगे, शैशव अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। जन्म के बाद की अवस्था, जन्म पहले की अवस्था, और 35 सप्ताह और 280 दिन। तो भाई ध्यान रखना, काउंटिंग हमको करना स्टार्ट कहां से करेंगे? जन्म से करेंगे। तो जन्म के बाद की अवस्था, तो ऑप्शन आपका ए होगा इसमें, 8 का ए। बाल विकास को प्रभावित करने कारक में शामिल है, तो सभी आएगा, भोजन भी करता है, परिवार भी, और आपका वंशानुक्रम वगैरह, तो सारे क्या है? आंसर सही उपरोक्त सभी होगा। तो 9 का हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। 9 के बाद देखो 10 को सबसे अच्छे ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर 10 का आंसर क्या ले रहे हैं आप लोग? पैराथायराइड ग्रंथि के स्त्राव से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, क्या लक्षण प्रतीत यहाँ पर होता है, ये सवाल आपको पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है जी? हड्डी का विकास है। दूसरा, दांत का विकास, दांत स्ट्रेंथ आना, स्ट्रांग होना। फिर पुरुषत्व है, और फिर आपका दिया गया है ए प्लस बी दोनों दिया गया है। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा जी? दो हमने पढ़े थे, एक था पैराथायराइड और एक था थायराइड, ठीक है ना? तो पैराथायराइड में क्या होता है जी?
हम्म। अरे देखो, ए ऑप्शन में हड्डी है, बी ऑप्शन क्या है, दांत है, पर ऑप्शन में क्या है, ए और बी दोनों है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुरुषत्व है। तो मुझे बताओ जो क्या होगा, कितने लोग हैं जो ए बोल रहे हैं? आएगा तो सीधा सीधा दो ही आएगा, सी आएगा फिर डी आएगा। कितने लोग हैं सी वाले? कोई नहीं है। डी वाले कितने हैं? मोस्ट ऑफ क्या है, डी है, डी राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है विद्यालयों में, विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण की गतिविधि का समावेश करने से क्या इसका रिजल्ट पड़ता है, क्या ये व्यक्त करता है यहाँ पर? तो पहला, समय की बर्बादी। सवाल कैसा है जी, पॉजिटिव है। सवाल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो क्या समय की बर्बादी क्या बता रहा है, नकारात्मक बता रहा है। तो भैया हमारा ए तो यहाँ पर डेफिनेटली नहीं आएगा। दूसरा, अकादमिक कार्यों में बहुत सा समय लेना। तो भैया हमको पता है समय लेता है, इसलिए हम शामिल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम शामिल कर रहे हैं। तो आपका ये भी क्या है, नकारात्मक बात कर रहा है। फुर्सत, विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट है। फिर अब बच गया क्या, समन्वित विकास। अरे शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टिकोण क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है, ध्यान रखना। चौथा आएगा डी, इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 12 का। फिर 12 के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है अगला सवाल देखें यहाँ पर। नेक्स्ट वाला अच्छा सॉरी, इधर है, इधर इधर इधर। हम्म। चलो, तो यहाँ पर आते हैं 13 नंबर सवाल में आते हैं, मेरे ख्याल से 12 रिपीट हो गए क्या? चलो, शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल होता है, इसको बताइए क्या होगा इसमें। सीखना और सिखाना दोनों ही शामिल होता है, ध्यान रखना। और शिक्षा मनोविज्ञान के हमने अभी अभी जनक की हम बात की, कौन है जनक इसका? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान जनक है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, याद रखना जो है। तो यहाँ पर सी होगा। फिर बोला गया अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कौन सा एक्टिविटी कराना चाहिए, सवाल रिपीट मेरे ख्याल से आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कक्षा कक्ष की गतिविधि में इस प्रकार के हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण का क्या हो सके, सहायता यहाँ पर मिल सके। क्लास की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना हम यहाँ पर चाहेंगे, वही जो आता था फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह है, उस समय पार्टिसिपेशन यहाँ पर कराएंगे। फिर सवाल जो अगला सवाल देखें यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से क्या करना चाहेगा? क्या सवाल है, वह इनमें से क्या करना चाहेगा? ए है कि उत्सव में बच्चे को शामिल होने से रोकना, बी है बुजुर्गों के संपर्क में बच्चे को शामिल होने को रोकना, और सी है ए व दोनों, और डी है दोनों नहीं। कितने लोग ए वाले हो, कोई है क्या? और बी वाले, सी वाले, सबको समझ में आ गया? आप लगा दिए सी? अरे ऐसा क्यों कर दिए? अच्छा डी लगाए हो, चलो ठीक है। तो डी आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना, दोनों आप करना नहीं चाहेंगे। बोला अरे परवरिश तभी तो होगा जब बुजुर्गों के साथ बैठेगा, बड़ों के साथ बैठेगा, और जो भी कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे, उत्सव होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो सीखेगा, देखोगे देखिएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा त्योहार है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक। फिर देखो नेक्स्ट सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर डी होगा। उस बाद देखिए यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, यह सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, आंसर क्या होगा? तो लियो वाइगडस्की है। और इस सिद्धांत का हम बात करते हैं, मुख्य आधार क्या है जी? तो सामाजिक क्या है जी? सामाजिक अंतःक्रिया है। ठीक है, इस सिद्धांत का बेस क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया है, इसको याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 15 हो जाएगा, ए हो जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो सी होगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित होगा। फिर 17 में प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, योग्यताएं दूसरे की तुलना में क्या होगा जी? भिन्न भिन्न होता है, तो आपका 17 का सी। 18 में आते हैं यहाँ पर, यह कहा जाता है कि कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, यह तथ्य है। मतलब क्लास में अगर अलग अलग विशेषताओं वाले विद्यार्थी बैठते हैं तो ये इससे क्या इंगित करता है, ये सवाल पूछा गया है। तो पहला, शिक्षकों हेतु बालक के समस्याओं को जानने का अंग है ये। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु सुझाव है। सी है दोनों, और डी है दोनों नहीं। हाँ, तो आंसर इसका होगा सी होगा, दोनों जो है। ठीक। फिर आता है बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा होता है? सारे लोगों ने इसको लिया है, परिवार को। हाँ, अरे वो चार्ट लग रहा है भूल गए आप लोग जो है, ये चार्ट बनाए थे बालक वाला, याद है? ठीक है, बालक आया था, फिर क्या आया था जी, परिवार आया था। ठीक। परिवार के बाद क्या आया था? हाँ, पड़ोस आया था, फिर क्या आया था, क्रीड़ा समूह आया था,
फिर क्या आया था, विद्यालय आया था। तो तुम चार्ट से ही आंसर निकाल सकते थे। ये फिर बताया आपको क्या था जी, तो मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर कहा है कि जो पहला वाला है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक वातावरण। ये क्या है जी, आंतरिक वातावरण कहलाता है। और पड़ोस से कहाँ तक जितना बाहर जाए क्या है जी, बाह्य वातावरण है। एक चार्ट बनाए थे। तो आंतरिक को क्या बोलते हैं, सबसे संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे निकाल सकते थे। आंसर क्या होगा यहाँ पे, परिवार होगा। ठीक है, तो 19 का आंसर होगा आपका सी होगा, परिवार होगा। क्लियर है, ध्यान रखना जो है। 19 के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है 20 में आ जाओ। छात्रों के आवेगों को दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं। तो सवाल पहले कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जी, नेगेटिव है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव लेना है। तो पहला, वे अनुशासन नहीं मानते हैं। ठीक है, अनुशासन क्या है, नहीं मानते हैं। नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, नेगेटिव है। उनमें सृजनात्मक शक्ति क्या है, कुंठित हो जाती है, क्या है, नेगेटिव है। तो क्या आएगा आंसर जो है, उपरोक्त सभी आएगा जो है। तो यहाँ पर देखो ये भी चला गया लग रहा है। चलो, तो ये कहाँ चला गया था, यहाँ पे आ जाओ। तो आपका 20 क्या होगा, आपका डी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, सवाल पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। सवाल नेगेटिव है तो मोस्टली ऐसे प्रश्नों में नेगेटिव आंसर आपको लेना रहेगा। ठीक है, फिर आत्मनिरीक्षण विधिक विकास किसने किया था, तो विल्हेम उंड लेना है यहाँ पर, विल्हेम उंड लेना है। आपका 21 का आंसर होगा, बी होगा। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि को ही कहते हैं स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना, भी इसे कहा यहाँ पर जाता है। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट, आइए अब जो है 22 में आ जाओ इधर, 22 नंबर पे आ जाओ। 22 पूछा गया, मनोविज्ञान के विषय में शोध एवं अनुसंधान के लिए पहला प्रयोगशाला किसने स्थापित और कहां पर किया गया था। तो कहां पर भैया, अभी बताया कुछ टाइम पहले, कहां पे, जर्मनी में 1879 में। और क्या शहर का नाम था, जिपजिंग था। ठीक है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है यहाँ पर, तो क्या होगा, फिर से थॉर्नडाइक होगा। आधा खा गया है, आधा इसमें रखा गया है। 23/24 है, संवेगात्मक विकास में शामिल नहीं है। तो क्या होगा जी, शामिल नहीं होता पूछा गया ना, ध्यान रखना। तो बाकी ए बी सी तो सेम बात कर रहे हैं। अरे 14 समय याद है ना मैकडूगल का, तो उसके हिसाब से ए बी सी क्या है, सब में शामिल है, इमोशन में। लेकिन डी क्या है, अंगों में वृद्धि, क्या कहलाएगा, ये शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास में यहाँ बता रहा है, इसलिए इस आंसर का डी यहाँ पर आंसर होगा। 24 का डी होगा। फिर 25 में आएंगे, मनोविज्ञान किसने मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। तो पापुनाजी ने कहा है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने क्या कहा है, आत्मा का विज्ञान कहा है। ठीक, याद रखना है। तो यहाँ पर 25 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या आएगा, पापुनाजी आएगा। फिर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किनकी रचना है, तो विलियम जेम्स की है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की रचना है। और विलियम जेम्स कौन है, प्रकारवाद के जनक है। ठीक, चलो, फिर आता है 16 हमने अलग से मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कौन से यूनिवर्सिटी में किए थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। फिर मनोविश्लेषणवाद किनका सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड का है। ठीक, फिर देखो, फिर आगे सवाल आएगा, प्रकारवाद किनका सिद्धांत है, तो फिर ए विलियम जेम्स का है। ठीक, तो प्रकारवाद किनका है, विलियम जेम्स का है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है जी, विल्हेम उंड आएगा। फिर से बी, 30 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, जो विल्हेम उंड है 3 जगहों पर सेम आंसर आएगा। केवल मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तब भी यही आंसर आएगा, केवल मनोविज्ञान जनक। दूसरा अगर पूछता है कौन सा, पूछता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दोनों को मिलके बताओ जो है, तब भी वही आंसर। और तीसरा क्या है जी, आधुनिक बोलता है, ध्यान रखना। तो तीनों आंसर होगा विल्हेम उंड जो है। ठीक है, केवल मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और आधुनिक तो तीनों आंसर विल्हेम उंड आएगा। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा बी। 31 में आ जाना, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो क्या होगा आपका, जीन पियाजे होगा। अभी बताया आपको कब, 1923 में। किताब क्या था, क्या किताब है जी, द लैंग्वेज, द लैंग्वेज एंड थॉट है। ठीक है, थॉट ऑफ द, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड। तो ये किताब आया था, आपको ध्यान रखना कब, 1923 में आया था। और इसी किताब पर आधारित है इनका सिद्धांत जो है। जीन पियाजे आएगा। फिर मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका हिस्सा था, बताए थे पहला क्लास का, ये कौन सा जी, तो दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। चाहे मनोविज्ञान पूछे चाहे शिक्षा मनोविज्ञान पूछे, आंसर आपको दर्शन शास्त्र ही लेना है। फिर आते हैं, देखो नेक्स्ट 32 33 में,
शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, बताइए। ये किसका परिभाषा है, प्रोफेसर स्किनर का। ठीक, याद है कि नहीं है? तो ये परिभाषा को याद रखना, ये आया हुआ बार बार जो है, ये शिक्षा मनोविज्ञान जो आपके स्किनर महोदय हैं उनकी ही परिभाषा है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, स्किनर महोदय की परिभाषा है। ठीक, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नैतिक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो कौन जी, लॉरेंस कोहल बर्ग है। इसको याद रखना है। कितने पार्ट बांटते हैं जी, 3 पार्ट बांटते हैं। पूर्व परंपरागत है, परंपरागत है, और क्या है, उत्तर परंपरागत है। तो चरण पूछेगा तो 3, और उप अवस्थाएं पूछे तो कितना, 6। तो इसको याद रखना है, कोहल वर्ग का है। मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों को पढ़ाने काम करते हैं, सिखाने काम करते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो उसको शिक्षा मनोवैज्ञानिक उनको कहा यहाँ पर जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। इस सवाल का 35 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 में आते हैं, छात्रों की आवश्यकताओं और उनके इंटरेस्ट को, रुचि को जानने में शिक्षा का ज्ञान कौन से विषय से संबंधित है। तो क्या होगा, बी होगा, शिक्षा का मनोविज्ञान जो है। ठीक है ना। फिर आते हैं 37 में, आ जाओ इधर। तो इधर आते हैं 37 में, क्या पूछा गया था उसको देखते हैं यहाँ पर। चलो, कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना बताया कुछ टाइम पहले में, क्या होगा, आत्मनिरीक्षण विधि जो है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 37 के बाद जो है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो मनोविज्ञान भाषा कौन से, ग्रीक भाषा से। एक क्या है जी, साइक है, दूसरा क्या है, लोगस है। साइक का मतलब क्या होता है, आत्मा, और लोगस का मतलब क्या होगा, अध्ययन या विज्ञान कह सकते हैं। तो आत्मा का विज्ञान, इसका क्या है, शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर मतलब ही होता है आत्मा का विज्ञान जो है। ठीक, तो आंसर होगा 38 का होगा सी। 39 में जाएंगे, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। अब देखो, तो भैया शरीर के बाहर वजन हम पता चलेगा, कंकाल तंत्र है, मांसपेशियां हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, शारीरिक विकास है। लेकिन क्या पूछा गया है, शारीरिक विकास शामिल नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, तो बुद्धि से होता है। अगर आप बुद्धि काउंट करेंगे तो कहलाएगा मानसिक विकास कहलाएगा। तो यहां पर 39 का होगा बी होगा। व्यवहारवाद किनका सिद्धांत है, याद है, जेबी वॉटसन का सिद्धांत है व्यवहारवाद। ठीक, याद रखिएगा, जेबी वॉटसन का सिद्धांत है व्यवहारवाद। और इन्होंने किसके विरोध में इसको लाया था, तो लिख लीजिएगा इस सिद्धांत को। ठीक है, किसने लाया था, जेबी वॉटसन ने लाया था। किसके अपोजिट में, किसके विरोध में, तो प्रकार्यवाद और संरचनावाद के विरोध में इसको लाया गया था। ठीक है, किसके विरोध में, याद रखना, वह है प्रकार्य, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद है। ठीक, प्रकार्यवाद है प्लस जो संरचनावाद है, इन दोनों ही वाद को, ठीक है, काउंटर करने के लिए इन्होंने व्यवहारवाद कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था। व्यवहारवाद क्या है, तो ये बोलते हैं, जेबी वॉटसन कहते हैं कि जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, अगर मनोविज्ञान को साइंटिफिक बनाना है तो हमें उस सीमा तक हमको जो है वर्क करना पड़ेगा, उन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा जो क्या हो सकता है, साबित किया जा सकता है। तो ये इनका क्या कहलाता है, व्यवहारवाद कहलाता है। तो जेबी वॉटसन का है, याद रखना, दो चीजों काउंटर करने के लाया गया था। फिर किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो यहाँ पर ए होगा, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं, पहले ए होगा यहाँ पर। फिर आते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीटेड सवाल है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, तो क्या होगा जी, सभी होगा। ठीक है, विषय वस्तु मतलब जानकारी होना चाहिए, विद्यार्थियों के कोई सवाल है, कोई जवाब है या कोई राय है तो उसको मानना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान का भी उसको समझ यहाँ पर होना चाहिए। डी होगा, सॉरी डी होगा इसका। 42 का आंसर है डी। 43 में आना, 43 में क्या होगा, सभी होगा। 42 43 इन दो प्रश्नों में आंसर होगा डी होगा। फिर स्कीम या स्कीम्स कह सकते हैं, किनका सिद्धांत है जी ये, तो यहाँ आगे किसका, सी होगा, जीन पियाजे का है। फिर यदि कक्षा पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएगा तो मूल कारण क्या है, बेस क्या है उसका जो है, जिस कारण पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो 42 है, 43 है और 45, इन सारे सवालों का आंसर होगा डी होगा। रुको रुको रुको, इसमें क्या था, सी था ना, 44 का सी था, यहाँ पर डी। चलो, अब आते हैं कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो फिर से मित्रतापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, डी होगा। 47 में विकास के किस अवस्था को अतिरिक्त दबाव तनाव कहते हैं,
किशोरावस्था यहाँ पर कहलाएगा। फिर किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगों को 14 भागों में विभाजित करते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा मैकडूगल, जो है पूरा नाम है विलियम मैकडूगल है पूरा नाम। फिर है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से होता है? तो जिज्ञासा हम क्या करते हैं जी? आश्चर्य होगा और उस बारे में जानने की इच्छा वहां पर रहेगी। फिर आता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं यहाँ पर शामिल है। तो अब काउंट करो सबका, 50 का हो जाएगा बी, ठीक है, 50 का हो जाएगा बी हो जाएगा। हाँ ठीक है, 50 मानो उसको जो है। तो सबसे पहले सवाल पूछा गया खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक रखा गया है। खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों, किसको? मुख्य रंगों की पहचान करने की क्षमता यहाँ पर विकसित हो जाती है। ये पहला सवाल पूछा गया था। तो जनरली हम देखते हैं बच्चों का एज जो है अगर हम देखें तो अलग अलग बच्चों के लिए ये रंगों की पहचान का जो ज्ञान है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम औसतन देखते हैं कौन से एज में बच्चे लगभग मुख्य रंगों की, सवाल में क्या बोला गया है? मुख्य रंग बोला गया है। मेन मुख्य जो कलर होता है, मेन कलर होता है, उनकी बात कर रहा है। तो मुख्य कलर को कौन से एज में बच्चा पहचान लेता है? ऑप्शन के हिसाब से 5 साल है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और आपका 4 वर्ष है। तो ऐसे में जो प्रश्न के आंसर होगा बिल्कुल आपका 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष में बच्चे जो मुख्य रंग होते हैं उन रंगों के जानना, उनको पहचानना यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। जैसे कि रेड कलर हो गया, जैसे कि रेड कलर हो गया। फिर आता है सवाल पूछा गया है, इसका आंसर मुझे बताइए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इस सवाल का आंसर अगर कोई जानकारी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हुए हैं। नाम है कौन जी? नाम क्या है बताइए मुझे, हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप बता सकते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है इस कॉन्सेप्ट के जनक है, प्रतिपादक है। आंसर होगा यहाँ पे ध्यान रखना सी होगा। ठीक, तो देखिए सवाल आपको समझ में आएगा। तो जहां पर जो सवाल अधिकांश आ रहा क्या है, ये सवाल कहलाएंगे तथ्यात्मक सवाल कहलाएंगे, फैक्चुअल है, बेसिक अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है, दिमाग में आपके नॉलेज में है, संज्ञान में है, तो इन प्रश्नों को सीधा से जानकारी बहुत बना पाएंगे। अन्यथा आप तुक्का मारेंगे वहां पर किसी को टिक आ जाएंगे, चांसेस बहुत सारा रहता है गलत होने का। तो एक बार हमको जो है जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, सीडी पढ़ते हैं, तो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी डिस्कस करना होता है, उसको समझना होता है ताकि ऐसे प्रश्न से अटेम्प्ट हो सके। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सर्जनात्मक विद्यार्थी शिक्षार्थी वह है जो, सवाल क्या है पर देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो सवाल यहाँ पूछा गया था कि सर्जनात्मक, क्या बोला गया था? सर्जनात्मक विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सर्जनात्मक विद्यार्थी, ठीक, सर्जनात्मक विद्यार्थी वह है जो, वह है जो, तो पहला देखिए ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, पहला ऑप्शन है जो बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक, जो बहुत ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। दूसरा, परीक्षा में हर बार क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। फिर बोला गया पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान क्या उसमें समाधान करने में क्या वो अच्छा है। फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है, अतुल्य है। तो आप देख पा रहे हैं कि भी चारों जो ऑप्शन है लगभग मिलता जुलता ऑप्शन है, लेकिन सवाल क्या है, सर्जनात्मक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की ही बात कर रहा है। तो सर्जनात्मक सृजनात्मक ओरिजिनल होना चाहिए था, सृजनात्मक बालक की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी बात कर रहा है। तो जो सृजनात्मक बालक कौन होता है, विद्यार्थी कौन होता है? तो जिसमें अपने कार्यों करने की अपनी अलग शैली होती है, अपना एक अलग तरीका होता है, अलग अप्रोच होता है, उसे कहते हैं सृजनात्मक बालक कहते हैं। तो आइए देखें यहाँ पर जो है, तो वह बुद्धिमान हो क्या? जरूरी नहीं है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला दूसरा जरूरी नहीं है। फिर ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छा हो, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन चारों में हमको बेस्ट विकल्प को चुनाव करना है। तो निश्चित रूप से पार्श्व चिंतन, ठीक है, समस्या समाधान में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पार्श्व चिंतन मतलब किसी समस्या, किसी टॉपिक के पीछे क्या तर्क है उसके बारे में सोचना, उसका समाधान करने खुद के तरीका है, अपने तरीका इजाद करना। तो इस सवाल का आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो है।
एक्सप्लेनेशन में उसी को बताया गया है कि रचनात्मक विद्यार्थी कौन होते हैं? ऐसे विद्यार्थी जिनमें एक निश्चित समस्या को, ठीक है, अपने तरीके से समाधान खोजने की कला होती है, या अपने तरीकों से उसको बनाने का, प्रस्तुत करने की जो कला होता है, उसको हम सृजनात्मक या रचनात्मक बालक यहाँ पर कहते हैं। फिर अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर एक कह सकते हैं एक तरह से डिसऑर्डर बेस्ड, बच्चों में किस किस प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है, व्यक्ति में कैसे कैसे डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, उस पर आधारित सवाल पूछा गया था। तो सवाल है, खाली स्थान स्पेस दिया गया है, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, मतलब किसको सीखने की, अधिगम का मतलब है अप्रोच, मेथड, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आएंगे, ध्यान रखना, मानसिक विकलांगता, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत हम पठन है, लेखन है, वाचन संबंधित समस्याएं आती है, और ऐसे बच्चे शारीरिक मानसिक आयाम में फिर क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। इन्हें केवल अधिगम से संबंधित कुछ पहलुओं को समझने में दिक्कत होती है। तो किनको? जो मानसिक विकलांगता होती है, जो मानसिक विकलांग है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, वाचन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मेनली जो दिक्कत आता है वो अधिगम से रिलेटेड, मतलब अप्रोच से रिलेटेड, उन तरीकों को यूज करना, इस्तेमाल करने से संबंधित समस्याएं यहाँ पर आती है। तो इस सवाल का आंसर हमको लेना है क्या? मानसिक विकलांगता। डिस्ग्लेसिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, ये सारे सारे एक तरह का जो है डिसऑर्डर होता है, जो एक व्यक्ति के, बालक के लेवल पे होता है, उसको हम कहते हैं ये सब डिसऑर्डर। तो यहाँ पर शामिल नहीं है पूछेगा, तो आपका मानसिक विकलांगता। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे उपयुक्त भूमिका होती है। सवाल है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे उपयुक्त भूमिका किनकी होती है? किसमें बोला जा रहा है? विद्यालय में, स्कूल की बात कर रहा है। तो स्कूल में हम किस प्रकार से बेहतर कल्चर डेवलप करें जो सारे विद्यार्थियों के लिए क्या है, बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन इसको डेवलप करते हैं, कौन ऐसी संस्कृति को विद्यालय में बनाएंगे? तो ए है शैक्षिक समिति, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक एवं पालक, और डी है आपका छात्र है। तो ऐसे जब प्रश्न आता है तो डी की जगह आपको उपरोक्त सभी देना था, ताकि क्या होना चाहिए था? आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए था। तो यहाँ पर शैक्षिक समिति कौन बनाएंगे? स्कूल वाले बनाएंगे, विद्यालय वाले बनाएंगे, विद्यालय प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, फिर शिक्षक है, फिर शिक्षक आ गया। तो तीनों में क्या है? विद्यालय और विद्यालय स्टाफ यहाँ पर शामिल है, और प्लस छात्र को भी डाल दिया गया है। इसलिए हमको इन चारों में किसी को नहीं लेना है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर बनना चाहिए था, लेकिन डी में यहाँ पर छात्र शामिल किया गया है। ऐसे में इस प्रश्न को यहाँ पर किया गया था, एग्जाम में विलोपित कर दिया गया था। ध्यान रखना, क्या किया था? विलोपित यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पर आना चाहिए था, उपरोक्त सभी आना चाहिए था। फिर हम अगले प्रश्न यहाँ पर बढ़े यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर समावेशी विकास। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, अब टॉपिक आ गया तो बता रहा हूं मैं। समावेशी विकास पर 2023 में 4 प्रश्न पूछा गया था। तो कई बार क्या होता है कि सीडीपी का जो क्लास है, किसी एक टॉपिक पर अगर क्वेश्चन मेकर मेहरबान हो गया तो वहां पर 3 से 4 या 5 सवाल पूछा जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा पहला सवाल है, और जब 30 तक हम पहुंचेंगे तो आपको 4 सवाल समावेशी विकास, समावेशी शिक्षा पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आइए देखें तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, नंबर 1, समावेशी शिक्षा में हमेशा जो अभिप्रेरण है, जो मोटिवेशन है, कैसा देना चाहिए? तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लेंगे क्या आंसर जी? सकारात्मक हमको आंसर लेना है। जब भी हम पहले जानो समावेशी शिक्षा किसको बोलते हैं, इनक्लूसिव एजुकेशन किसको हम बोलते हैं? तो जहां पर वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग बालक है, कमजोर बालक है, मंदबुद्धि बालक है, बहरे जो बालक हैं, जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते, ऐसे बालक हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब उनको ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्लियर है? तो समावेशी शिक्षा में जब हम बच्चों को डील करते हैं, उनको मोटिवेट करना है, तो कैसा मोटिवेशन होना चाहिए? सकारात्मक मोटिवेशन यहाँ पर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर यहाँ को ध्यान रखना है, उपयुक्त संसाधन पूर्ति की जाती है, मतलब उनके इनको विद्यार्थियों के लिए जहां पर समावेशी शिक्षा दी जाता है, वहां पर वो सारी जरूरतें वहां पर उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है, उसी बोला संसाधन की पूर्ति। और चूंकि सारे संसाधन वहां पर होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में उन सारे चीजों को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कई बार शिक्षक को संसाधन शिक्षक भी कई बार कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्या है? व्हाइट बोर्ड है, जैसे क्या है? चेयर है, जैसे क्या है? टेबल है, जैसे क्या है? फैन है, ठीक, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, होमवर्क कराया जाता है, और वो तो सब तरीकों को इस्तेमाल करते हैं जिनसे बच्चे को समझने में सहायता यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। फिर एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे हम विकसित करें? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या हम महान व्यक्तियों के बारे में बोल कर सकते हैं?
क्या अनुशासन की भावना विकसित कर सकते हैं क्या? क्या उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर कर सकते हैं क्या? तो भाई यहाँ पर हर पॉइंट में लिमिटेड बात किया गया है, केवल सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करता है। आदर्श रूप में बर्ताव कर, हम ऐसे चीजें हम बच्चों को सिखाएं या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएं जहां पर उस कैरेक्टर का, उस फ्रीडम फाइटर हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, उससे बच्चे अटैच हो सकें। तो कैसे? तो आपने स्कूल में देखा होगा क्या होता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, उसमें बच्चे जो क्या करेंगे, अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर है या जो बहुत ही बेहतर काम किए हैं देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक, तो उनके गेटअप में आते हैं। तो गेटअप में आने से बच्चा पहले तो परिचित होते हैं वो क्या किस गेटअप में है, पहला दूसरे उसके नाम से परिचित होते हैं, दूसरा कैसा दिखता था, क्या पहनता था, उससे परिचित होते हैं। फिर क्या होता है जी, मंच में जब आएगा बच्चा जो है तो उससे कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट होता है। तो यहाँ पर हमको एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, कैसे सोशल डेवलपमेंट करे। तो यहाँ पर भाई हम आदर्श रूप में उस फॉर्मेट को लेके आए जहां बच्चा खुद सहजता से उसको एडॉप्ट कर से उसको सीख कर सके, उसको अनुकूलन स्थापित करने में कठिनाई यहाँ पर ना हो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। तो पहला है देखो, ए है बीमारी है, दूसरा क्या है कमजोरी है, सी है भेदभाव है और डी है अस्पृश्यता है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पे विभिन्न अलग अलग वर्गों के बच्चों को हम पढ़ाने का ज्ञान देने का कार्य करते हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो वहाँ पर एक बहरा बच्चा भी है, वहाँ मंदबुद्धि बच्चा भी है, अति कुशाग्र बुद्धि भी है, प्रतिभाशाली बच्चा भी है, यह कह सकते क्या है जी। तो वहाँ पे मंदबुद्धि कहिए या फिर बहरा बच्चा कहिए, कुशाग्र बुद्धि कहिए या वंचित वर्ग बच्चा कहिए, इन सभी को हम क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, इन सभी के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे में हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं समावेशी शिक्षा द्वारा क्या दूर करेंगे। तो फिर तो हर बच्चे क्या एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के विशेषताओं के आधार पर, समझ के आधार पर, संस्कृति के आधार पर क्या अलग अलग है। तो ऐसे उनके बीच जो भेदभाव भावना होगी उसको क्या कर पाएंगे जी, उसको दूर किया यहाँ पर जा सकता है। क्लियर है। फिर एक सवाल आता है, सृजनशीलता के पोषण के लिए, क्रिएटिविटी रचनात्मकता के सृजन पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेना चाहिए। ठीक है, किस विधि का सहायता लेना चाहिए, ये एक सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक, तो क्या है सवाल का आंसर देखें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, विचार मंथन है, व्याख्यान विधि है, दृश्य श्रव्य सामग्री है और उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस सवाल का आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कह सकते हैं पॉलिसी है, मेथड है, इसको इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी टॉपिक को हम बच्चे को देते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं या उसको कुछ सवाल जब करते हैं इस टॉपिक पर, तो वो विचार मंथन करेगा, उस बारे में सोचेगा और जब सोचेगा तो उसको कुछ नई चीजें, कुछ नए तरीके से बोलना हो, कॉन्फिडेंस हो, सब क्या है वहां परीक्षण उस बच्चे का कर पाएंगे। तो आंसर आपका होगा 9 का आंसर होगा ए। 9 के बाद आते हैं 10 में आ जाओ। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। जरा एक बार इस सवाल का आंसर मुझे आप लोग बताइए, एक बार मुझे आंसर यहां पर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर बता पाएंगे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो पहला, विद्यार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऐसा करेंगे क्या, ऐसा आप आंसर लगा लिए हैं, आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो यहाँ पर पहला, विद्यार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। क्यों भैया, बच्चों को बेलगाम कर रहे हैं क्लास में, आप खुद बेलगाम हो जाएंगे। कैसे, बच्चों खुद बोल रहे हैं क्या पढ़ना खुद बताओ, क्या नहीं पढ़ना खुद बताओ। तो ऐसा करें, आप आपका जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे ऑप्शन को नहीं लेना है। फिर सेकंड है, एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना। तो सवाल में क्या है, नकारात्मक बोला गया है, नहीं लेना है। निरंतर गृह कार्य, कंटिन्यूसली क्या करें हम, होमवर्क देंगे, तो भाई निरंतर वर्ड लगा दिया है, नहीं आएगा। फिर सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य, बिल्कुल डेफिनेटली आप जो है जो सीखने वालों द्वारा किया गया उनके व्यक्तिगत कार्य क्या है उसको क्या करेंगे जी, उसको आप अप्रोच करेंगे, उसको देखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, जिससे कि बच्चे सीखने और सुनने की क्षमताएं बेहतर तरीके से विकसित हो सके। जो है डेफिनेटली 10 क्या होगा आंसर डी होगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों का किस प्रकार विकास
विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो एक विद्यालय है और एक जो शिक्षक है वो किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। तो क्या होगा आंसर, डी होगा ये सभी। तो सामाजिक भी, मानसिक भी, संवेगात्मक, तो इन सारे चीजों का विकास जो है आपके स्कूल में भी होता है। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। संवेगों की संख्या हम बात करते हैं तो आपके मैकडूगल महोदय ने संवेगों की संख्या बताया कितना जी, 14। किसने, मैकडूगल ने। मैकडूगल कितना बताया है, यहाँ पर ध्यान रखना है 14। कितने बताए हैं, 14। तो उन 14 का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। 14 मैकडूगल, किसने, मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल, ठीक। मैकडूगल ने कितने बताए, 14। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैकडूगल, ठीक। तो किसने, मैकडूगल ने बताया 14 यहाँ पर संवेगों की संख्या बताए। आपके सीजी व्यापम जो टेट एग्जाम हुए हैं उनमें इन प्रश्नों को बाकायदा पूछा यहाँ पर गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे जो संवेग है उस संवेग का प्रवृत्ति भी सवाल पूछा गया है। जैसे क्या, तो भाई अगर आपको जिज्ञासा है, मतलब आश्चर्य क्या होगा, जिज्ञासा, कोई आश्चर्यजनक चीजों को देखेंगे तो आपके में क्या है, जिज्ञासा यहाँ पर जनरेट होगा। तो संवेग मतलब होता है इमोशन, जैसे आपका प्रेम है, ईर्ष्या है, लालच है, परेशानी है, वात्सल्य है, तो क्या है जी, आपके संवेग है। तो इन संवेगों की संख्या पूछा जाता है सीजी व्यापम में, टेट में, बीएड में, ठीक है, टीचर भर्ती में। तो किसने, तो मैकडूगल ने कितना बताया जी, 14 बताया है। क्लियर है। फिर आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत पूछेगा क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जनरली सवाल पूछ सकता है कि कौन सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर अगर पूछता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछेगा तो आंसर आपको लेना है क्या, तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोटस्की, ठीक है, लेव वाइगोटस्की, ठीक। केवल पूछता है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने व्यक्त किया था, प्रतिपादित किया था, संज्ञानात्मक, तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। कौन होगा, जीन पियाजे होगा। वहीं पर ये हो पहला होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पूछ कर ध्यान रखना, यहाँ पर नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत पूछेगा तो क्या लेंगे आप, जो यहाँ पर लॉरेंस कोहेलबर्ग। कौन, लॉरेंस कोहेलबर्ग, ठीक। तो ये 3 नाम बहुत उल्लेखनीय है, याद रखना है। ओके, तो पहला सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत पूछेगा लेव वाइगोटस्की, संज्ञानात्मक जीन पियाजे, नैतिक विकास से पूछे लॉरेंस कोहेलबर्ग, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। फिर हम अब जब जनक प्रतिपादित की उनकी हम बात कर ही रहे हैं तो मनोविज्ञान का पूछेगा, मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो क्या है, विल्हेम उंड। तो विल्हेम उंड जर्मनी से आते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने कब, 1879 क्या स्टैब्लिश किए थे, लैब, इसके लिए मानवीय जो प्रक्रिया होता है, मानसिक प्रक्रिया होता है, इसके अलावा जो अनुभव है, व्यवहार है, उसको चेक करने के लिए, उसको अध्ययन शोध करने के लिए इन्होंने क्या, लैब, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। और इनके कारण हम इसको मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। विल्हेम उंड को जो है कहाँ पर, जर्मनी में, शहर कौन सा था, जेपजिंग में। फिर आधुनिक मनोविज्ञान पूछेगा या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पूछेगा तब भी आंसर सेम होगा, विल्हेम उंड होगा, तीनों का। फिर हमने बात किए थे शिक्षा मनोविज्ञान की, हम बात किए थे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो यहां पर इसका आएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एल कौन है, थॉर्नडाइक, कहां से, अमेरिका से। क्लियर है, बन जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। इनका किताब आया था 1923 में, उसको याद रखना है। किताब का नाम क्या है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। पूछा जाने वाला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना है। वापस आते हैं यहाँ पर, चलो वापस आ जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया था, क्या देखें, बच्चे के विकास, कौन सवाल हम लोग आए थे यहाँ पर, देखिए हाँ यहाँ आए थे, ठीक। तो मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक, सारे प्रकार का विकास
बच्चों का स्कूल में भी होता है डेफिनेटली। तो यहाँ स्कूल के ही शिक्षक द्वारा ये प्रभावित यहाँ पर डेफिनेटली होता है। फिर एक बच्चे का अलग नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है सवाल पूछा गया था, सवाल नंबर देखें यहाँ पर। तो सवाल क्या है देखो, तो सवाल नंबर देखें यहाँ पर 12 नंबर पे आएंगे। तो 12 नंबर जो सवाल है, ठीक है 12 नंबर सवाल हो गया, 12 नंबर सवाल हो गया ना, सवाल रिपीट हो गया क्या देखें एक बार। तो 10 हो गया। थोड़ा सवाल का सीक्वेंस यहाँ पे जब बनाए हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर डाले हैं। तो 11 हो गया, 12 हो गया। नंबर भले यहाँ पे डल रहा है लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया सवाल, खैर आपको दिक्कत नहीं जाएगा यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर पूछा गया सवाल, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू लेवल जो है। सारे 30 सवाल है, थोड़ा सा क्रम थोड़ा सा जगह बनाने के लिए यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, एक आध सवाल आगे पीछे करके, तो ध्यान रखना है। तो एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 आईक्यू लेवल मार्क आता है, नंबर आता है, तो उसको कौन से बुद्धि हम शामिल यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान रखना है इसे सामान्य बुद्धि में शामिल करेंगे। तो 90 से लेके आपका 110, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा 110 से 119, फिर 120 से हम बात करते हैं कहाँ तक जाएगा जो है। तो 120 से लेकर आपका 139 और 140 या उससे ऊपर को हम बोलते हैं क्या, प्रतिभाशाली, जीनियस बच्चे कहेंगे। तो सामान्य बुद्धि के लिए आईक्यू का जो लेवल है, नंबर होना चाहिए वो 90 से 110 आना चाहिए। प्रखर बुद्धि के लिए 110 से 119 आना चाहिए। उत्कृष्ट के लिए 120 से 139 और 140 से ऊपर है तो उसको प्रतिभाशाली, जीनियस बच्चा उसे कहा जाएगा। तो नॉर्मल जो बुद्धि होता है, माइंड होता है, उसका 90 से 110 होता है, इसलिए आंसर होगा 12 का ए होगा। फिर एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन को सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सा है। एक बच्चे की वृद्धि और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस क्रम में हो रहा है, इसको अगर हमको मापना है, इसका अध्ययन करना है, तो कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना विकासी विधि मेथड है, डेवलपमेंटिव मेथड है, उसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चे की संपूर्ण विकास की व्याख्या की जाती है। तो ये काफी कारगर आपका ये रहेगा। फिर एक सवाल आया था, काफी सारे दावा आपत्ति यहाँ पर किया गया था लोगों द्वारा यहाँ पर। तो वंशानुक्रम से संबंधित, ठीक, हेरिडिटी, ठीक है, रिलेटेड। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, चूहों पर किसने किया। तो यहाँ पर जब आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको सेम सेम आंसर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या लिया गया था, तो मैकडूगल, किसने, मैकडूगल, किसने, किस पर, चूहे पर। लेकिन सवाल पूछता है भैया कि यहाँ वंशानुक्रम संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रेगर मेंडल किया था। तो यहाँ पर पूछा गया वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था, मैकडूगल। लेकिन अगर आप नेट में सर्च करते हैं, गूगल में देखते हैं, काफी सारे जो साइट है वहां पर आपको ये तीनों नाम आपको देखने वहां पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आंसर क्या लिया गया था, मैकडूगल यहाँ पर लिया गया था। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आइए, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। अगर हम सारे बच्चों को अलग अलग जो लेवल के बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, वंचित बच्चे भी हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, ठीक है, तो उन सारे बच्चों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो हमको बेसिकली दिक्कत क्या आती है, ये सवाल है। तो यहाँ पर शिक्षक के में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो एक हम जब एक क्लास में जब डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठेंगे, डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठेंगे, और खास कर क्या है, कुछ बहरे बच्चे भी हैं, कुछ बहरे बच्चे भी हैं, वंचित वर्ग के बच्चे भी हैं, वहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे और जो ब्रिलियंट बच्चे वो भी बैठा हुआ है, तो हमको तीनों तरह की समस्याएं हमको फेस करना है पड़ेगा, ठीक है, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर होगा जो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगला अलग नेक्स्ट सवाल आइए यहाँ पर जो है, देखें 16 नंबर का सवाल, 16-15 नंबर देखिए, थोड़ा सवाल में यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ, कुछ सवाल अगर छूटा होगा तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर सबका, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोग को, आ रहे हैं ना। तो देखें अगला सवाल क्या है, तो विकास के संबंध में, किस संबंध में, विकास के संबंध में, संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य नहीं है ना, ध्यान रखना, सत्य नहीं है। तो विकास के प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने के, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास
सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर आपको संबंधित करना है बाल विकास को ध्यान में रखते हुए कौन सा इनमें स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, गलत है, उसको चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, विकास की हम बात करते हैं तो प्रत्येक अवस्था में क्या है, खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चा किशोर अवस्था में है, गलत संगति में चला गया तो डेफिनेटली खतरा हो सकता है। सी देखो, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल। बच्चे का लालन पालन जो है परिवार है, पड़ोस है, क्रीड़ा समूह है, नातेदार है, विद्यालय है, इन सबसे हम क्या है सीखते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। डी भी यहाँ पर देखो, नेक्स्ट सी भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है, डेफिनेटली। शैशव अवस्था का अलग, जो गर्भावस्था है उसकी अलग विशेषताएं हैं, शैशव अवस्था उसकी अलग विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था उसकी अलग विशेषताएं हैं, किशोरावस्था उसकी अलग विशेषताएं हैं। तो भाई यहाँ पर हमको लेना है जो सही है उसको चयन नहीं करना है, जो सत्य नहीं, जो गलत है। तो गलत क्या है, बी इसका इस सवाल के हिसाब से क्या होगा, राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक, बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। फिर एक सवाल पूछ लीजिए कि ICIDH, ICIDH पूछा गया है। IC मतलब होता है जी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या चीज का है, इसको बार देख लेते हैं, फुल फॉर्म देख लो। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, क्या इसका फुल फॉर्म है, देखें सामने स्क्रीन पर। तो क्या लिखिए आपने, IC, फिर क्या है IDH है। तो IC मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ। अब काम यहां से स्टार्ट होगा। तो क्या है, इम्पेयरमेंट है। डी से डिसेबल्ड है, डी से क्या है, डिसेबिलिटी कह दीजिए, डिसेबिलिटी, ठीक है। और एच से क्या है, हैंडीकैम है, हैंडीकैम, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक वर्ड है इम्पेयरमेंट, दूसरा है डिसेबिलिटी है, तीसरा क्या है हैंडीकैप। तो यहां पर आपको वापस सवाल को देखना है कि जो तीन जो वर्ड लास्ट का वो किस में मैच करता है और उसके हिसाब से आंसर आपको लेना है। तो इस सवाल में देखो जो है क्षति है, अक्षमता है, निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो आप तो एक तो भाई यहाँ एक लिखा अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण हो गया, फिर तीन क्या है, समावेशी नहीं लेंगे, समावेशी नहीं क्या है, इंक्लूसिव रहता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्षति ले रहे हैं, अक्षमता और निशक्तता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इसका आंसर यहाँ पर होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वर्ल्ड लेवल पर जो दिव्यांग जन है, विकलांग है, उनको क्लासिफाइड करने के लिए यहाँ पर काम करता है कौन, ICIDH है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या काम करता है जो है, तो विश्व स्तर पर कौन से स्तर के लोगों को क्या उसके शारीरिक क्षमताएं कम है, मानसिक क्षमताएं कैसे कम है, उनके आधार पर कौन से वर्ग के वो विकलांग के ग्रुप में शामिल होगा, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप क्लास में अगर आप रहते हैं, देखे होंगे, सुने होंगे, बालक का विकास कैसे होता है। तो सिर से कहां तक जी, सिर से पैर की ओर यहाँ पर बच्चे का विकास होता है। ये एक हम क्या कहते हैं इसे, सिफेला कार्डल भी से कहा जाता है। जो सिर से लेके पैर तक क्या होता है, डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। बालक के शारीरिक अंगों का विकास कैसे होता है, सिर से लेकर आपके पैरों की तरफ होता है यहाँ पर, तो वो पूछा गया था। फिर खाली स्थान मानसिक विकास का संबंध नहीं है। कौन से ऐसे चार ऑप्शन देखो जो मेंटल रूप से क्या है उसको उससे संबंधित नहीं है। तो पहला देखो, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, तर्क और निर्णय हो गया, स्मृति विकास हो गया, अवबोध की क्षमता। तो ये तीनों तो मानसिक है ना, मन से संबंधित है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगा, इस क्या है शारीरिक विशेषता है, ना कि मानसिक। तो आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा जो है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आइए यहाँ पर अलग से देखें यहाँ पर। तो एक सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, NCF, यहाँ सवाल पूछा जाता है NCF राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा 2005 की रूपरेखा, ठीक है, कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। मतलब कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है, इसको इंग्लिश में भी आप चाहे लिख सकते हैं नेशनल कुरिकुलम, ठीक है। तो क्या इसका पूरा नाम है, नेशनल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख देखें यहाँ पर, नेशनल
कुरिकुलम, ठीक है, क्या है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, क्या है 2005 का है। तो ये जो हम देख रहे हैं क्या दिया है, NCF दिया गया है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क दिया गया है, कब का, 2005 का है। इसमें जो प्रावधान किया गया है उनमें से कौन से प्रावधान से आप सहमत नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पर है, तो हर बच्चे में अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, हर बच्चे क्या होता है अपने में अलग ही क्या है उसकी विशेषता होती है, उसके बारे में क्या होना है, आपको सक्षम होना है, संवेदनशील होना है। बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका सही होगा। फिर शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, तो भैया आपको ध्यान रखना है कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान में पूर्व में जो विचारधारा था क्या कहता था कि पहले शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य फोकस होता था शिक्षक, और शिक्षक आया पढ़ा के चला गया, यही मुख्य केंद्र में था शिक्षा मनोविज्ञान का। लेकिन वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य फोकस है केंद्र है बदल गया है, अब केंद्र में कौन है, विद्यार्थी है। तो पहले शिक्षक तब कौन है, विद्यार्थी है। तो ये क्या उसका उल्टा बात करता है। तो आप कॉन्सेप्ट से भी आंसर निकाल सकते थे, या फिर यहाँ पर ये आपका आंसर होगा शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। तो शिक्षक केंद्र में कौन है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक। फिर बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझाना, ये समझना, तो सारे सही हैं। बस आपका इस सवाल के लिए जो गलत आंसर होगा ध्यान रखना कौन होगा, आपका सी होगा। खाली स्थान के कारण एक प्रतिभाशीलता होती है, खाली स्थान के कारण एक प्रतिभाशीलता होती है, तो मनोसामाजिक कारणों से, अनुवांशिक कारणों से, वातावरण अभिप्रेरित। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया है तो कितना ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन है, और चौथा में क्या है, बी और सी दोनों कहा गया है। तो भाई जितना पहला वाला महत्वपूर्ण है उतना कौन है, सी वाला महत्वपूर्ण है, उतना बी वाला महत्वपूर्ण है। तो बी और सी क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग चुनाव करने गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, डी होगा, बी और सी का समायोजन, मतलब आनुवांशिक के साथ साथ वातावरण अभिप्रेरणा भी क्या है, महत्वपूर्ण है एक बच्चे के प्रतिभाशीलता को विकसित करने के लिए। क्लियर है। तो देखना जिसमें ज्यादा इंटीग्रेंट्स रहेंगे, चीजें हम कवर मिलेगा, उसको आंसर आपको लेना रहेगा। फिर समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो भैया अतिथि शिक्षक का नहीं, कला शिक्षक का नहीं, संसाधन शिक्षक का डेफिनेटली यहाँ पे होगा, खेल कूद शिक्षक के बशर्ते, तो यहाँ पर आएगा संसाधन शिक्षक। समावेशी शिक्षक के अंतर्गत एक स्कूल में बच्चों को विविध संसाधन से लैस करना है, और यह आवश्यक है कि ऐसे स्कूलों में संसाधन शिक्षक होना चाहिए। संसाधन शिक्षक जहां पर उनको अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए चीजों को, ताकि बच्चों ज्यादा बेहतर तरीके से डील यहाँ पर कर सके, डिलीवर यहाँ पर कर सके। एक विवादित सवाल पूछा गया था, ध्यान रखना यहाँ पर, कि भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर सवाल को विलोपित कर दिया गया था, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप गूगल करते हैं तो आपको 1930 का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ट्रस्टेड आपको नहीं मिलता। तो आपको ध्यान रखना है भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ हुआ था, तो इस सवाल कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। हालांकि गूगल में 1930 आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, एक विचार है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। एक कॉन्सेप्ट आता है जी, ध्यान रखना क्या कॉन्सेप्ट कहता है, आउट ऑफ द, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स जो है किनके चिंतन से संबंधित है, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन है, और नेक्स्ट क्या है, अभिसारी चिंतन है। तो ये है अपसारी चिंतन से संबंधित, ध्यान रखना। इस चिंतन में क्या होता है, बच्चों की प्रवाहता, किस फ्लो में चीजों को बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, मौलिकता, नेचुरलिटी, ठीक, और उसमें लचीलापन जैसे गुणों को देखा यहाँ पर जाता है। इस बात को आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा जो है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपका प्रश्न जो है इसी नेचर का, इसी प्रकृति का होने वाला है। अब तक जो हमारा क्लास चला है उसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ जो 30 सवाल में से लगभग 8 से 10 सवाल हमारा कवर हो रहा है, और हम लोग 45% के आसपास हम क्या है सिलेबस कवर यहाँ पर कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट है, जो लगता है कि हम टीचर के क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आप दोनों मोड में कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं। तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास संबंध में क्या कहा है। तो मैंने कहा था कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो पहला संस्कृति और आनुवंशिकता कारण होता है, आगे पढ़ लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया कारण होता है, औपचारिक शिक्षा के उत्पाद है, समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का क्या है,
इसके आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आप चाहे तो इस गेट एग्जाम को पार्टिसिपेट करता है तो इस इन बुक का भी लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं जी, समावेशी शिक्षा में शामिल है, समावेशी शिक्षा में शामिल है। अब ये प्रश्न पूछेगा तो क्या आंसर लेंगे? तो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे बिल्कुल, मानसिक रूप से बाधित बच्चे बिल्कुल, सामाजिक रूप से बाधित बच्चे बिल्कुल, तो उपरोक्त क्या होगा? सभी होगा। समावेशी शिक्षा में अगर पूछता है सवाल, ध्यान रखना ये आपका आंसर होगा सभी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल देख लो, ऐसे बच्चे, ध्यान रखना शारीरिक रूप से कहने का मतलब है यहाँ पर याद रखना है जो संवेगों को ना समझ पाता हो, संवेग इमोशन को समझने में दिक्कत जा रहा है। मानसिक जब हम बात करते हैं, मानसिक की हम बात करेंगे तो अगर बच्चा क्या है, अगर यहाँ मानसिक की हम बात करें, यहाँ पर लिख लीजिए जो है, यहाँ पर संवेग को समझ में क्या है दिक्कत जाता है। मानसिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे क्या होंगे? प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, या फिर क्या है जी सृजनशील भी हो सकते हैं। फिर सामाजिक रूप से बाधित हम बोलते हैं तो कि बाल अपराधी हो सकता है, बाल अपराधी इसमें आता है, बाल अपराधी इसमें आएगा। फिर माता पिता जो तिरस्कृत बच्चे हैं, तिरस्कृत बच्चे हैं वो सब इसमें आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में शामिल है क्या है जी? उपरोक्त सभी है। ये तो बता रहा था आपको जो है, तो वंचित वर्ग बच्चे हो सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं, मंद बुद्धि बच्चे हो सकते हैं, कुशाग्र बुद्धि बच्चे हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। तो अलग अलग सभी वर्ग बच्चे को पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है, उनके संसाधन उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा होता है। फिर गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन के पद का प्रयोग किस सामान्य अर्थ में किया है? तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा जी? इसका आंसर में बुद्धि होगा। अब सारी चिंतन का अर्थ होता है कि समस्या का एक निश्चित समाधान खोजने से है। इसे गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, में इन्होंने क्या किया है? समझाया है, इसको प्रस्तुत यहाँ पर करता है। फिर आते हैं एलेक्सिया क्या है? तो एक तरह का वर्ड को, लिखे हुए वर्ड को समझने संबंधी बच्चों का डिसऑर्डर नाम है एलेक्सिया। तो इसमें हम पढ़ने में जो लिखे हुए वर्ड होते हैं उसको पढ़ने में हमको बाधाएं यहाँ पर आती है, उसे कहते हैं एलेक्सिया, हम यहाँ पर कहते हैं। नॉन वर्बल, इसका पूरा हम देखें तो नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। एल का मतलब है, हमें ध्यान रखना क्या है? लर्निंग, लर्निंग विषय क्या है? डिसेबिलिटीज, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जी ध्यान रखना जो नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है, यानी अशाब्दिक जो चीज होते हैं, अशाब्दिक, उनको सीखने में क्या है? अक्षमता होना, उसको सीखने में अक्षमता होना। तो अशब्द जो शब्द में लिखे नहीं है, शब्द में लिखे नहीं गए हैं, तो क्या कोई ड्राइंग बनाया गया है, पेंटिंग बनाया गया है, तो उनको समझने में दिक्कत आता है, उनके लिए NVLD वर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 29 का ए होगा। फिर आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, बहुत ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, जब वो चाहे तब पढ़ाएंगे? बिल्कुल ऐसे सवाल, ऐसे ऑप्शन तो लेने नहीं है। तो उच्च कक्षा के साथ तो ये भी नहीं करना है, कक्षा के साथ तो कक्षा में बाकी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। एक बार इसको देखो, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ, तो ये डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। हमें ऐसे तरीके इजाद करना पड़ेगा जहां पर उसके इफिशियंसी, उसकी क्षमताएं और क्या है? पहले से ज्यादा विकसित यहाँ पर हो सके जो है। तो ये हमने देखे टोटल 30 प्रश्न देखे। इन प्रश्नों को देखने से, समझने से आपको कुछ हद तक समझ बिल्कुल आया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला 24 का डेफिनेटली पैटर्न यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जनरली CDP के क्वेश्चन का जो लेने का तरीका, क्वेश्चन क्या होता है? दो तरह का होता है, एक तथ्यात्मक, एक कॉन्सेप्चुअल रहता है। तथ्यात्मक जब पढ़ेंगे तब आएगा, और कॉन्सेप्ट जब आप खुद पे लागू करेंगे तब ये चीजें समझ में आपको आती है।